ये कहानी मिकितो की है। एक बहुत ही होनहार बच्चा जो अपने पिता के प्यार में पला बड़ा और उसे मेडिसिन के लिए गहरा पैशन विरासत में मिला। समय बीतने के साथ मिकितो एक डॉक्टर बन गया और अपने पिता के नक्शे एकदम चला। फिर एक दिन एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से उसके पिता की अचानक मौत हो गई। उसके बाद माकितो को कई अफवाहों में फंसाया गया और फिर हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। एक एक्सीडेंट में उसके हाथ पैरों की नसें भी बेकार हो गईं, जिससे माकितो पूरी तरह बर्बाद हो गया। वहीं उसकी इस हालत का जिम्मेदार इंसान शानदार जिंदगी जी रहा था, जबकि माकितो कर्जदारों के दबाव में था। माकितो का अंत बहुत ही दुखद हुआ। आंखें खोलने पर उसने खुद को अतीत में पाया। सब शुरू होने से पहले अब वक्त है कि वो अपने हर दुख का बदला ले। लाइफ मंधवा ज्वाइन करे, उसकी जर्नी फॉलो करने के लिए, जहां वो दुश्मनों को बेनकाब कर एक महान डॉक्टर बनेगा। शिंडो क्लिनिक के दरवाजे पर, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी और इमरजेंसी केयर में स्पेशलाइज्ड है, एक क्लोजर नोटिस लगा है। हमें यह बताते हुए दुख है कि पर्सनल रीजंस की वजह से शिंडो क्लिनिक 15 दिसंबर 2022 को बंद हो जाएगी। आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया, डायरेक्टर शिंडो माकितो। क्लिनिक के बाहर गुस्से भरी आवाजें हैं। पैसे वापस करो, हमें रिफंड चाहिए, तुम बेदर्द धोखेबाजों, कमीनों। ये कहानी शिंडो माकितो नाम के एक आदमी की है, उम्र 40 साल, जो पहले डॉक्टर था और अब बेरोजगार है। वो हर दिन शराब में अपना गम डुबोता है। लगता है सिर्फ बियर कैंस ही उसे होश में रख सकते हैं। एक रिपोर्टर की आवाज आती है। ग्लोबल प्रोफेशंस पर आज के गेस्ट हैं। मिकितो अपने हाथ में बियर का कैन कुचल देता है। वो स्क्रीन पर ओजावा सोशी नाम के डॉक्टर को देखता है, जो एक एंटरप्रेन्योर और इमरजेंसी फिजिशियन है। हम डॉक्टर ओजावा सोशी को फॉलो करेंगे। मिकितो की आंखों में भारी बेबसी है। वो पूछता है, बात यहां तक कैसे पहुंची? ये सब इसी आदमी की वजह से हुआ। वक्त पीछे घूमता है। ये सब उस जगह से शुरू हुआ, सेयो हॉस्पिटल, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जिस पर सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बिजनेस मोगल्स भरोसा करते हैं। जैसा कि माकितो बताता है, ये हॉस्पिटल पीढ़ियों से उसके पिता के परिवार का था। हारुतो नोट्स लेते हुए पेशेंट को एग्जामिन कर रहा था। बहुत अच्छे, आपकी हेल्थ में काफी सुधार हो रहा है। पास ही एक छोटी बच्ची मुस्कुराई और बोली, डॉक्टर, मैं भी, एक बुजुर्ग महिला ने थोड़े ताज्जुब से पूछा। डायरेक्टर साहब फिर से खुद राउंड्स ले रहे हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्यों नहीं, मेरी स्किल्स रिलायबल हैं, आपको पता ही है। कहानी आगे बढ़ती है। हॉस्पिटल डायरेक्टर होने के बावजूद पिता हमेशा फ्रंट लाइंस पर काम करना चाहते थे। एक जानी पहचानी आवाज आई, माकितो। माकितो खुशी से दौड़कर आया और चिल्लाया, डैड। उन्होंने प्यार से उसे गले लगा लिया। क्या अभी स्कूल से आ रहे हो? लड़का मजाक में हंसा। हाँ, हारुतो ने लड़के को समझाया। पापा आज घर देर से आएंगे, हाउसकीपर की बात मानना। निराश मिकितो ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। ठीक है। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने अपने मन की बात कही, पापा हॉस्पिटल के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं, आप घर क्यों नहीं आ सकते? इन शब्दों ने उसे मुश्किल में डाल दिया। मिकितो, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए आई एम सॉरी। उसकी आवाज नरम हो गई। जब तुम्हारी माँ गुजरी, हारुतो निराशा के साथ बोला, मुझे बहुत बेबस महसूस हुआ क्योंकि मैं उन्हें बचा नहीं सका। डॉक्टर या पति के तौर पर पता नहीं मैं कुछ कर पाता या नहीं। फिर उसने माकितो का हाथ थामा, ताकि ऐसी ट्रेजेडी फिर कभी ना हो और ऐसे गहरे दुख को सहने वाले लोगों की संख्या कम हो सके। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। भले ही सीमाएं हों और जो मेरे सामने गिरते हैं और जो पेशेंट्स मुझ पर डिपेंड हैं, मैं उन्हें अपनी ताकत से बचाना चाहता हूं। वो पहली बार था जब मेइतो को गर्व महसूस हुआ। उस पल एक बच्चा होने के बावजूद उसने उन्हें बहुत सराहा और उन्हीं की तरह डॉक्टर बनना चाहा। उसने अपनी छोटी हथेलियों को देखा। वक्त गुजरता गया और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वो डॉक्टर बनने निकला। लेकिन जब तक वो इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में सीनियर रेजिडेंट बना, पूरे हॉस्पिटल में अफवाहें फैल चुकी थीं। कितनी शर्म की बात है। मैंने सुना कि डायरेक्टर अचानक गिर पड़े। मिया फौरन वहां पहुंचा। डायरेक्टर नहीं, पर हारुतो ऑपरेटिंग टेबल पर बेजान पड़ा था। उसने आवाज दी, डैड। चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। डैड, वो बुरा सपना सच हो गया। पिता का अचानक निधन हो गया। वजह थी एक्यूट रीनल फेलियर। हालात और बिगड़ गए। जल्द ही लगा कि डायरेक्टर का बेटा होने की वजह से लोग मुझे नापसंद करते थे। मैं अपने पिता की पोजीशन और इन्फ्लुएंस की वजह से बचा हुआ था। अपने सामने की इन्फॉर्मेशन देखकर वो घबरा गया। ये क्या है? एक के बाद एक न्यूज रिपोर्ट्स आने लगी। मेमोरियल हॉस्पिटल के आईसीयू का वारिस शिंदो मेकितो 28। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मिली भगत, पैसे पावर के पीछे छिपा काला सच, वीआईपी पेशेंट्स को प्रायोरिटी, एक बच्चे को मरने छोड़ना। फिर सुपीरियर्स का फैसला आया, शिंदो माकितो यू आर फायर्ड। उसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। रुकिए, वो आर्टिकल्स फेक है, माकितो समझाता रहा। मैंने उसे बचाने की कोशिश की पर किसी ने लॉक कर दिया। उसे आदमियों ने घसीट कर बाहर निकाल दिया। रुको, प्लीज सुनो। मायूसी के उस पल में एक आदमी सामने आया। तुम्हें अभी समझ नहीं आया है ना? कंफ्यूज होकर वो उस आदमी की तरफ मुड़ा। सो शी को वहां खड़ा देख वो हैरान रह गया। डॉक्टर जेड्स और यूलस्ट्रीन। ओजावा मिकितो की आंखें फटी फटी रह गई। तुमने अभी क्या कहा? उस आदमी ने ठंडेपन से कहा, अब तुम इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हो और ना ही तुम अब वारिस हो। तुम्हारी अब किसी को जरूरत नहीं है। वो सब कुछ समझने लगा। ये नहीं हो सकता, वो तुम थे। सो शी ने नफरत भरी नजरों से उसे शांति से देखा। माकितो पूरी तरह से पागल हो गया। वो तुम ही थे जिसने मुझे बाहर लॉक किया।
तुमने उस बच्चे को मरने दिया ताकि तुम मुझे फंसा सको। इस पूछताछ के सामने वो जोर से हंस पड़ा। अब एहसास होने में बहुत देर हो चुकी है। सुशी उसके पास से निकल गया। सुन लो, तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि तुम्हें मेडिकल फील्ड में फिर कभी जॉब नहीं मिलेगी। वो बेपरवाही से चला गया। तुम्हारे जैसा डॉक्टर होने से हॉस्पिटल की रेपुटेशन ही खराब होगी। सुशी ने और भी नफरत दिखाई। डॉक्टर शिंदो सच में बदकिस्मत थे कि उनका तुम्हारे जैसा बेवकूफ बेटा है। मिकितो ने उसे मायूसी से देखा। मेरे साथ खेल मत खेलो, वो पागलों की तरह चल रहा है। रुको ओजावा। वो चाहे जितना भी लड़ा, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक दिया और तभी कोई उसकी काफी मदद के समय लिए बीत आगे गया। आया। आप डॉक्टर शिंदो हैं, मैंने आपकी कहानी सुनी, आपके लिए मुश्किल रहा होगा। उस आदमी ने उसे कैश थमा दिया। इस बार मैं मदद करूंगा। धीरे धीरे हालात सुधरे। मेडिकल फील्ड से निकाले जाने पर भी मैंने डॉक्टर बनने की उम्मीद नहीं छोड़ी। भारी कर्ज के बावजूद मैंने अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोला। एक दिन काम के दौरान माकितो का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह घायल हो गई थी। उसके आसपास बातें होने लगी। उसकी जान तो बच गई थी, पर उसके राइट हैंड और लेफ्ट लेग की नसें ठीक नहीं हो सकती थीं। फुसफुसाहटें उसके कानों तक पहुंचती रहीं। अरे, क्या ये फॉर्मर डॉक्टर नहीं है? क्या उसी हादसे की वजह से? कोशिशों के बाद भी मेकितो तो खुद खाना खाने के लिए चॉपस्टिक्स तक नहीं चला पा रहा था। उसका जमीन पर गिरना बहुत दर्दनाक था, पर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना बेचारा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं होता तो खुदकुशी कर लेता। मिकितो ने जवाब तक नहीं दिया। सर्जन के लिए डोमिनेंट हैंड खोना सब कुछ खोने जैसा है। टैबलॉइड अफवाहों की वजह से सबने मेरा साथ छोड़ दिया। उसकी जिंदगी धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई, और ऊपर से कर्ज का वो पहाड़ जिसे वो चुका नहीं सकता था। प्रेजेंट में रिपोर्टर ने पूछा, आपने हॉस्पिटल क्यों बेचा? उसने एक्सप्लेन किया, फिलहाल मैनेजमेंट पॉलिसी की वजह से हॉस्पिटल में टोटल केओस है। आखिरकार डायरेक्टर की अचानक मौत और उनके बेटे का स्कैंडल एक ही समय पर हुआ। हम ऐसे सिचुएशन में थे जहां बैंक्रप्सी के चांस बहुत ज्यादा थे। मिकी तो आगबबूला हो गया। ये बकवास बंद करो। टीवी पर वो आदमी बेफिक्री से बोलता रहा। हालांकि हम अपने पेशेंट्स का ख्याल रखना जारी रखेंगे, इसलिए मैं हॉस्पिटल बेचने के लिए तैयार हो गई। वो अब और शांत नहीं आ सका। मेरे साथ मत खेलो, ये सब तुम्हारा प्लान था, तो अब इतनी बेरुखी क्यों? उसका मन कड़वाहट से भर गया। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना लाचार हो गया हूं? मैं एक नॉर्मल जिंदगी तक नहीं जी सकता। मिकी तो अब और नहीं सुनना चाहता था। फिर भी तुम्हारे लिए मेरे पिता का हॉस्पिटल सिर्फ एक मनी मेकिंग टूल था। उसने जोर से पिक्चर फ्रेम टीवी पर दे मारा। उसी वक्त पिता और बेटे की वो फोटो चकनाचूर हो गई। बाहर डोरबेल बजी, जिससे माकितो चौंक गया। जब वो अभी भी उलझन में था, एक आवाज आई, हेलो मिस्टर शिंदो। बाहर वाले ने अपनी बात जारी रखी, प्लीज। मिकितो का चेहरा पूरी तरह बदल गया। पैसे वापस करो, डेट कलेक्टर्स चिल्लाए। मिस शिंदो, तुम अंदर हो, पता है तुम्हारा रेंट भी लेट है, लैंडलॉर्ड मुसीबत में है। मेरे पास स्पेयर की है, मैं अंदर आ रहा हूं। उन्होंने लॉक में चाबी डाली। दरवाजा अचानक खुल गया। माकितो जम गया। दरवाजा अटका। डेट कलेक्टर्स चौंक गए। बंदे ने डोर चेन भी लगा रखी थी। उनकी आंखें शिकारी जैसी थीं। मिस्टर शिंदो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अब तुम डॉक्टर नहीं रहे। गायब भी हो जाओ तो सोसाइटी को पता नहीं चलेगा। उन्होंने चेन की गैप से बोल्ट कटर्स डाले। मरने से पहले पैसे चुका दो। इस सिचुएशन ने उसे पूरी तरह निराश कर दिया। बाहर निकलने का इकलौता रास्ता खिड़की थी। माकितो का शरीर ऊंचाई से नीचे गिरा। उसका इरादा देख डेट कलेक्टर्स चिल्लाए, वो उसके पीछे भाग रहा है। उसने अपने घायल शरीर को आगे घसीटने की कोशिश की। क्यों? आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? उसने खुद से पूछा। मुझसे गलती कहाँ हुई? माकितो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कोई, मुझे बचा लो। उसी पल वो गलती से एक छोटे बच्चे से टकरा गया। वो दोनों तुरंत पीछे गिर पड़े। माकितो रेंगते हुए उठा और हकलाया, मुझे माफ कर दो। लड़का कंफ्यूज्ड था, समझ नहीं पाया क्या हुआ। माकितो का चेहरा देख वो रोने लगा। एक औरत दौड़कर आई। हारुका, क्या तुम ठीक हो? उसने जल्दी से लड़की को उठा लिया। कहीं चोट लगी? उस औरत की नजरें खूंखार हो गईं, जिससे माकितो डर गया। वो बेटे को गले लगा चली गई। कितना घिनौना। उसके शब्द दिल में चाकू से चुभ रहे थे। ये खतरनाक है, उसके पास मत जाओ। तब उसे एहसास हुआ वो कितना बेबस हो चुका है। उसे फुसफुसाहटें याद आईं। पास मत जाओ, बेचारा है, मर भी गए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे खत्म हो। कर्ज वसूलने वाले पीछे आ गए। रुको, वहीं रुको। मार्केटो ने खुद से पूछा, मुझसे कहाँ गलती हुई? आखिर में वो अपने शरीर को आगे खींचने लगा। मैं किसी को नहीं बचा पाया। कर्ज वसूलने वाले उसके ठीक पीछे थे। वो वहां है, ठीक वहीं। माकितो की आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ मायूसी भरी थी। उसी पल उसका पैर अचानक फिसल गया। खुद को भी नहीं, उसका पूरा शरीर आगे झुका। वो बहुत ऊंचाई से गिरा। चारों तरफ खून फैल गया। तेज बारिश हो रही थी और माकितो खून से लपट पड़ा था। आंखें हैरानी से पटी रह गईं। उसका डायग्नोसिस स्कल फ्रैक्चर, भारी खून बहना, सेरेब्रल कंट्यूशन। मैं मर रहा हूं, क्या ये अंत है? माकितो ने हिलने की कोशिश की। मुझे नफरत है, इस हाथ से नफरत है जो हिलता नहीं। यादें आने लगी। आईसीयू वाला वो साल, सेलिब्रिटीज से मिली भगत, हॉस्पिटल का काला सच। बच्चे को मरता छोड़ उसे दुश्मन याद आया।
मुझे उस अजावा से भी नफरत है, और सबसे बढ़कर उसे पिता का चेहरा याद आया। मैं अपने सबसे खास इंसान को नहीं बचा सका। मार्केटो पछतावे से भर गया। डॉक्टर होकर भी जिन्हें बचाना था, नहीं बचा सका। इन ख्यालों से उसे खुद से नफरत हुई। मैं कितना बेबस हूँ, मुझे खुद से सबसे ज्यादा नफरत है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मैं मरना नहीं चाहता। एक रोशनी नीचे चमकी और मार्केटो ने धीरे से आंखें खोली। वो जगह बिल्कुल अलग थी। वो सुन रह गया। वहीं पर एक नोटिफिकेशन आया, गेम ओवर। शिंडो मार्केटो 40 साल तक जिया। 18 जून 2023। वो उलझन में सोचने लगा, गेम ओवर? क्या ये सच है? उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मौत से पहले का मंजर भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। स्क्रीन पर दो ऑप्शंस थे, कंटिन्यू या एंड। ये क्या है? क्या ये मुझे चुनने दे रहा है? कितना बकवास है। फिर भी मार्केटो ने फैसला कर लिया। अगर मैं वाकई चुन सकता हूं तो फिर शुरुआत करूंगा। मैं सब वापस चाहता हूं। उसने कांपते हाथ बड़ी स्क्रीन की तरफ बढ़ाए। वो सब जो मैंने खोया। एक अदृश्य हाथ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सिस्टम ने इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर ली। उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। फोन वाइब्रेट हुआ। मेकिटो ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। शायद नींद की कमी की वजह से वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने फोन हाथ में लिया। मुझे पक्का यकीन है कि मैं सीढ़ियों से गिरा था। फोन उठाते ही एक आवाज आई, क्या तुम मेकिटो हो? वो कंफ्यूज था। ये कौन है? हारुतो ने हैरानी से पूछा। तुम ये क्या कह रहे हो? अपने बाप की आवाज भी भूल गए। उसने गुस्से में कोसा। ये किसका मजाक है? मजाक बंद करो। मेरे पिता 12 साल पहले मर चुके हैं। तभी मार्केटो ने ऊपर देखा। शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन देखी। उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। फोन फर्श पर गिर गया। हारुतो ने पूछा, मिकिटो? उसने चेहरा छुआ। मैं जवान हो गया हूं। ये क्या हो रहा है? मिकिटो अपने आसपास की चीजों को देखता रहा। और ये कपड़े? उसने जल्दी से अपना फोन उठाया। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। ये मुमकिन नहीं। मार्केटो 18 मई 2011 में वापस आ गया था। फोन अभी भी कनेक्टेड था। उसे ये सब एक सपने जैसा लगा। उसने चारों तरफ देखा। ये जगह, सब कुछ अतीत में लौट चुका था। सीईओ मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेंटर। हर जानी पहचानी चीज यादें ताज़ा कर रही थी। मिकिटो ने स्टाफ बोर्ड देखा। उस पर डायरेक्टर शिंडो हारुतो का नाम था। वो फुसफुसाया, डैड। उसे एहसास हुआ तो वो कॉल अभी जो आया था। डैड सच में जिंदा है। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। अनबिलीवेबल। मैं सच में 12 साल पीछे आ गया हूँ। मैं अपने रेसिडेंसी के दिनों में वापस आ गया हूँ। मिकिटो ने अचानक अपनी हथेली देखी। सब रियल लग रहा था। और ये हाथ, वो इसे अपनी मर्जी से मूव भी कर पा रहा था। मिकिटो ने मुट्ठी भींची। उसके आंसू बेतहाशा बहने लगे। ये मूव कर रहा है। दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। ये मूव कर सकता है। मिकिटो ने खुद से कहा, यह सपना तो नहीं है? नहीं, मैं इसे सिर्फ सपना नहीं रहने दूंगा। आंसू पहुंचते ही उसकी आंखों की चमक बदल गई। मुझे भूलना नहीं चाहिए। उसने दुश्मन की तस्वीर को गौर से देखा। आवाज में गहरी नफरत थी। इस बार तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मिकिटो का गोल क्लियर था। मेरे पिता और वो जिन्हें मैं बचा नहीं सका, मैं उन सबको बचाऊंगा। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्योंकि मैं इस हाथ का फिर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिकिटो ने दरवाजा पकड़ा। क्योंकि मैं फिर डॉक्टर बन सकता हूँ। दरवाजा खोलते ही वो सोशी से टकराया और बात करने लगा। तो तुम हो डायरेक्टर के बेटे। मरकर भी वो ये चेहरा कभी नहीं भूल सकता था। ओजावा। उसने प्यार से इंट्रोडक्शन दिया। मिलकर अच्छा लगा। तुम डायरेक्टर के बेटे हो ना? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं जावा हूँ, चीफ ऑफ इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर। तुम आज यहाँ रेसिडेंसी शुरू कर रहे हो ना? मिकितो ने डर से उसकी हथेली देखी। मैं आपके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। उसे नफरत थी कि वो उसे वहीं के वहीं मार नहीं सकता था। इस इंसान की वजह से। मैं इसके बावजूद। मकितो ने खुद को शांत किया। शांत रहो। इस बार मैं उसे वो नहीं करने दूंगा जो वो चाहता है। उसने ऐसे फ्रेंडली बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर बेरुखी से बोला, मैं भी। सर, मैं आपके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। उन दोनों ने हाथ मिलाया। नफरत की फीलिंग से मकितो के लिए यह सहना मुश्किल था। उसने झटके से सोशी से हाथ छुड़ा लिया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी। उसे एक पल में वो क्या था, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो उस आदमी के शरीर के आर पार देख सकता हो। सोशी ने आवाज दी, शिंदो, क्या बात है? उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये कहकर मिकितो मुड़ा और भाग गया। सॉरी सर, मुझे कहीं जाना है। उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए सोशी की नजरें बहुत ही अजीब थी। मिकितो अभी भी हैरान था। अभी वो क्या था? उसने खुद से पूछा, क्या मेरे हाथ में अचानक सेंसेशन आने की वजह से मैं ओवर सेंसिटिव हो रहा हूं? पर वो इमेज, वो क्या थी? तभी एक आवाज आई जिसने उसका ध्यान खींचा। डायरेक्टर हारुतो की जानी पहचानी आवाज आई, सबका शिफ्ट अच्छा रहे। वो चेहरा देखकर वो वहीं जम गया। मिकितो ने जल्दी से आवाज दी, डैड। वो पिता का चेहरा कभी नहीं भूल सकता था, पर काम में बिजी होने की वजह से हारुतो ने उसे नोटिस नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जिंदा है। उसे अचानक याद आया। पीछे मुड़कर सोचते हुए ओजावा ने कहा, मेरा अगला रोटेशन इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर में था। उसने फोन स्क्रीन देखी। मतलब डैड 6 मंथ्स में गुजर जाएंगे। वजह है एक्यूट रीनल फेलियर। उसे एक ख्याल आया, लेकिन उससे पहले जरूर कुछ छोटे साइंस रहे होंगे। मिकितो हारुतो की तरफ भागा।
मुझे वक्त रहते उस फेटल इंजरी को रोकना होगा। वो अचानक चिल्लाया, रुके डैड। हारुतो की आकृति धीरे धीरे और दूर होती जा रही थी। शुक्र है मकितो भागकर उनका हाथ पकड़ने में कामयाब रहा। उन्होंने उलझन में सिर घुमाया और पूछा, मकितो, उसे हाँफते हुए देख वो थोड़े परेशान थे। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों? उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। डैड, क्या आप अभी बिजी हैं? उन्होंने हैरानी से जवाब दिया, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। क्यों, क्या कोई बात है? मकितो और भी बेचैन हो गया। प्लीज आज के अपने सारे शेड्यूल्स कैंसिल कर दीजिए और अभी हेल्थ चेकअप के लिए जाइए। हारुतो ने तुरंत उसे मना कर दिया। आप ये क्या कह रहे हैं? जाहिर है ये इम्पॉसिबल है। उसने गिड़गिड़ाने की कोशिश की। डैड, मेरी बात सुनिए। वो मुड़कर जाने लगा। आज की कॉन्फ्रेंस में इनवाइट हूँ और बाद में मेरा कंसल्टेशन सेशन है। मेरे पास टाइम नहीं है, उसने याद दिलाया। चलिए। पास खड़े असिस्टेंट ने सिर हिलाया। जी। मिकितो निराश था। ये तो बुरा हुआ। अब मैं क्या करूं? कुछ महसूस करते हुए उसने पूरा ध्यान दिया। अचानक उसकी नजर अपने पिता के टखनों पर रुक गई। मिकितो ने हार नहीं मानी और पूछा, डैड, क्या आजकल जूते टाइट लग रहे हैं? इन बातों ने हारुतो को उलझन में डाल दिया। वो एनालाइज करता रहा। और एक और बात, क्या आज आप वॉशरूम गए थे? उसका लहजा तीखा हो गया। डॉक्टर, डॉक्टर खेल रहे हो? अभी कच्चे हो, बस रेजिडेंट हो। वो गुस्से में बोला। बस जवाब दीजिए डैड। मिकितो को पहली बार ऐसे रिएक्ट करते देख हारुतो सन्न रह गया। उसने आ भरी और सिर हिलाया। नहीं, चेहरा सीरियस हुआ। मुझे पता था। वो जाने को मुड़ा। पता नहीं क्या कर रहे हो, पर मुझे देर हो रही है। जा रहा हूं। मिकितो ने उसे रोकने की कोशिश की। रुको। उसका हाथ उसकी तरफ बढ़ा। रुको। पर अगले ही पल उसे बिजली का एक झटका सा महसूस हुआ। इस बार उसे अपने एहसास पर पूरा यकीन था। वो फिर से हुआ। ये फीलिंग, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये तो मिकितो ने अपनी उंगलियों से हारुतो की बॉडी पर एक पॉइंट दबाया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने अपना शरीर पकड़ लिया और शिकायत की, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने आ भरी और समझाया, डैड, बस हल्का सा दबाया था। उसे समझ आ गया। हाथ पैरों में सूजन। एनालिसिस जारी रहा। पेशाब में कमी, किडनी में दर्द। हैनी उसे ठंडी नजरों से देख रही थी, पर माकितो को कोई परवाह नहीं थी। उसने सीरियस आवाज में कहा, यह कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है डैड। आप में किडनी फेलियर के साइंस है। हारुतो अभी भी उसे हैरानी से देख रहा था। माकितो, उसने बेबसी से आह भरी। समझ गया। वो मुड़ा और निर्देश दिया, कुबो, आई एम सॉरी, पर प्लीज आप आगे बढ़िए। उसने सिर हिलाया। मैं समझ गई। अपने सामने खड़ी औरत को देखते हुए माकितो ने चुपचाप सोचा, वो इंसान, उसकी फिगर धीरे धीरे वहां से ओझल हो गई। कई घंटे बीत गए। एक डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने बहुत बारीकी से गौर किया माकितो। लक्षण काफी हल्के थे। शायद वेटेरन डॉक्टर भी नोटिस न कर पाता। वो मुस्कुराकर बोला, रेजिडेंसी के बाद ज्वाइन करो तो खुशी होगी। वो हंसा, अरे ये कुछ नहीं था। ये हाल ही में पढ़े कुछ केसेस से मैच कर गया। उससे जरूरी, प्लीज डैड को बिस्तर से बांध दें ताकि वो काम पर न भागे। हारू तो चिढ़ गया। विकी तो डॉक्टर हंसे और सिर हिलाया। हम उन्हें एडमिट कर लेंगे ताकि ऐसा ना हो। कुछ याद करते हुए उन्होंने कहा, वैसे आपके पिता के हालिया हेल्थ चेकअप्स के बारे में लगता है डॉक्टर ओजावा इंचार्ज थे। उन्होंने मुस्कुराकर सजेस्ट किया, उन्हें बता देना हम यहाँ डैड का ख्याल रखेंगे। मिकितो को अचानक अपने दुश्मन की याद आई। ओजावा ही डैड के अटेंडिंग फिजिशियन थे। उसे एहसास हो गया, तो डैड की मौत ओजावा की लापरवाही से हुई। वो जानता था बिना ट्रीटमेंट डैड को बचाना मुश्किल है, फिर उसने मुझे फंसाकर बाहर निकलवा दिया। ऐसे सोचूं तो हर बात का मतलब समझ आता है। उसने शांति से कॉल काटा। दिमाग में एक कैलकुलेशन चल रही थी। फिलहाल ओजावा के सब कुछ मैनिपुलेट करने से पहले प्लान बनाना होगा। उसे पता नहीं चला हैने ऊपर से सब कुछ देख रही थी। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। कितना इंटरेस्टिंग है, सिर्फ टाइट जूतों से उसने इतनी जल्दी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लिया। उसने मन ही मन सोचा, एक बहुत ही टैलेंटेड रेजिडेंट। क्या डायरेक्टर का बेटा होने से ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज आ सकती हैं? हैने को यह दिलचस्प लगने लगा। क्या उसके लिए अपने पिता के साय से निकलकर किसी दूर के हॉस्पिटल में जाना सही होगा? इससे हॉस्पिटल में डायरेक्टर के बेटे के साथ होने वाला बर्ताव पूरी तरह बदल जाएगा। ये खबर सुनकर सोशी दंग रह गया। क्या जबरदस्त मोड़ आया है। डायरेक्टर शिंडो हॉस्पिटल में एडमिट है। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया और बताया। अचानक उनके बेटे ने, जो सिर्फ एक रेजिडेंट है, बीमारी का पता लगाया। सोशी का चेहरा सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। खैर, अब मुझे अगले स्टेप पर बढ़ना होगा। जो ज्यादा उड़ता है उसे जमीन पर लाना पड़ता है। आईसीयू नर्सिंग स्टेशन में इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में उसकी रेजिडेंसी के पहले दिन का समय आ गया था। चीफ फिजिशियन ने अनाउंस किया, भले ही हॉस्पिटल में व्हाइट कोट्स पहनकर भी तुम एमेच्योर्स ही हो। मतलब तुम अभी ऑफिशियल डॉक्टर्स नहीं हो, सिर्फ रेजिडेंट्स हो। उसने उन्हें याद दिलाना जारी रखा, यहाँ तुम सबको बस एक ही काम करना है। उसकी नजरें सख्त हो गईं। किसी के रास्ते में मत आना, बस इतना ही। यह सुनकर माकितो ने मन में सोचा, डॉक्टर थुक, रिकीशी ही अटेंडिंग फिजिशियन है। इनकी बातें कितनी कड़वी हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। सोचा जाए तो रीइंकार्नेशन से पहले भी मुझे ये आदमी पसंद नहीं था। एग्जामिनेशन रूम 1 में रिकीशी ने पूछा, वाकासाकी शिनोबू 34 वीक्स प्रेग्नेंट, बता सकते हैं सिम्टम्स क्या है? उसने सिर हिलाकर कहा,
हाँ, थोड़ा बुखार लग रहा है। मुझे OBGYN डिपार्टमेंट से रेफरल मिला है। मेरे पैरों में सूजन है। उसने तुरंत एक कंक्लूजन निकाल लिया। ये बस एक कोल्ड है। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होना आम बात है। कुछ गलत होते देख मार्केटो दंग रह गया। शिनोबू सुन्न सी लग रही थी। क्या ऐसा ही है रिकी? वो निर्देश देती रही। हाँ, बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। मार्केटो ने सोचा, क्या वो वाकई ऐसे डायग्नोस कर सकता है? उसने पेशेंट को देखा तक नहीं, वो जल्दी से बाहर चली गई। थैंक यू डॉक्टर। और इसी मोड़ पर मार्केटो बोल पड़ा, क्या मैं एक सवाल पूछूं? रिकीशी का चेहरा उतर गया। उसने तेवर चढ़ाकर पूछा, क्या है? मार्केटो ने कहा, अभी वाली पेशेंट के बारे में है। क्या इतनी जल्दी ये कहना ठीक है कि ये बस कोल्ड है? उन शब्दों ने उसे गुस्से से भर दिया। मार्केटो ने मन की बात कही। उसने पैरों में एडिमा का जिक्र किया था। क्या हमें कुछ टेस्ट नहीं करने चाहिए? जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने मेज पर हाथ दे मारा। उसकी आवाज और भी चिड़चिड़ी हो गई। डायरेक्टर अभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं और तुम अभी से इतने नखरे दिखा रहे हो। रिकीशी ने मार्केटो की तरफ इशारा कर कहा। सुनो नेपो बेबी, डायरेक्टर के न होने पर हद पार मत करो। उसने उसे क्रिटिसाइज करने के लिए कड़वे शब्द कहे। सिर्फ रेजिडेंट हो, खुद को स्पेशल मत समझो। बाप के बिना तुम एक बिगड़े बच्चे हो। सब इतनी जल्दी हुआ कि मार्केटो सन्न रह गया। वो मुड़कर जाने लगा। तुम मेरे डायग्नोसिस पर सवाल उठाने के लायक बिल्कुल ही हो। रास्ते से हटो, ये कहे उसने दरवाजा बंद कर दिया। ऐसी सिचुएशन पहली बार देख मार्केटो दंग रह गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं। इसे क्या प्रॉब्लम है? क्या ऐसा इंसान डॉक्टर हो सकता है? उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आई। मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मुझे इस बार ज्यादा लोग नहीं बचाने? उसने खुद को कोसा। वरना ये पिछली बार से अलग कैसे होगा? अचानक मार्केटो ने कुछ नोटिस किया। ये पहले वाली औरत की मेडिकल फाइल थी। ये तो, उसने इंफॉर्मेशन पैकेट उठाया। उस पेशेंट का मेडिकल चार्ट है। इसमें साफ लिखा था 34 वीक्स प्रेग्नेंट, OBGYN से रेफर की गई, हल्का बुखार, पैरों में सूजन, बार बार यूरिनेशन, खांसी, बड़ी रेस्पिरेटरी और हार्ट रेट, अर्ली स्टेज कोल्ड सिम्टम्स का शक, एंटीबायोटिक्स और मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। मार्केटो का चेहरा गंभीर हो गया। जैसा मैंने सोचा था, ये वही बीमारी है। वो इन्फॉर्मेशन लेकर बाहर निकल गया। अगर उसका इलाज जल्दी नहीं हुआ, और अगर मेरा अंदाजा सही है, उसने घबराकर चारों तरफ देखा, तो कोई अनहोनी हो सकती है। वो रही, वही पुरानी पेशेंट। मिकिटो ने जल्दी से आवाज दी, मिसेस वाकासाकी। वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ी। अरे डॉक्टर। वो पास आया और पूछा, आप कैसा फील कर रही हैं? उसने बताया कि उसे कैसा लग रहा है। रेस्ट रूम जाने के बाद अब मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, या शायद शायद ये सिर्फ मेरा वहम है। मिकिटो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता रहा। एक्सक्यूज मी, आपके पैरों पर ये नीले निशान। उसे समझ नहीं आया। मैंने तो इन पर ध्यान भी नहीं दिया। पता नहीं ये क्या है। उसने खुद को कोसा। शायद इसलिए क्योंकि मेरे पैरों में बहुत सूजन है। उसने और नई इंफॉर्मेशन जुटाई, पैरों में सूजन और सबक्यूटेनियस हेमरेजिंग। उसने अचानक पूछा, क्या आप फ्री हैं? क्या मैं आपके पैर एग्जामिन कर सकता हूँ? वाकासाकी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी मिकिटो का चेहरा सख्त हो गया। प्लीज मुझे एक बार फिर चेक करने दीजिए। और फिर वो अपने पैर एग्जामिन करवाने के लिए बैठ गई। उसने धीरे से 2 उंगलियों से एक पॉइंट पर प्रेस किया। मिकिटो की आंखें चमक गईं, जैसे उसने कुछ ढूंढ लिया हो। वो करता रहा, अपनी असेसमेंट जारी रखी। ये काले धब्बे, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पिता के रीनल एरिया में थे। क्या ये लीशंस हैं, खून में काली धारियां जहां स्टेराइल होना चाहिए? इससे उसे और यकीन हुआ। जैसा सोचा था, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सिर्फ काम नहीं। मियाओ के एक्सप्रेशन सीरियस हुए। उसने सजेस्ट किया, आई एम सॉरी, क्या आप प्लीज वेटिंग रूम में जाएंगे? वाकासाकी ने उसे देखा और हाँ कहा। हाँ, वो वाकासाकी की तरफ देखते हुए वार्ड में वापस भागा। उसे पूरा यकीन था। मुझे ये सिम्टम्स याद हैं, मार्किटो ने सोचा। क्या मैंने ये पहले एक्सपीरियंस नहीं किया? तब भी इसे जुकाम ही बताया गया था। सबसे बुरा हुआ था, पेशेंट और बच्चा दोनों नहीं बच पाए। उसने ठान लिया कि वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। इस बार मैं उन्हें बचा लूंगा। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। कमरे के अंदर मार्केटो बोला। प्लीज, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे लेबोरेटरी इस्तेमाल करने का। स्टाफ ने तुरंत मना कर दिया। आई एम सॉरी, भले ही आप डायरेक्टर के बेटे हों, हम अटेंडिंग फिजिशियन की परमिशन के बिना ऐसा नहीं कर सकते। उसी वक्त रिकीशी अंदर आया। शिंडो मेकिडो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? वो उसकी तरफ मुड़ा। डॉक्टर जिस्थांड्यूल श्रीन। रिकिशी, उसने रिपोर्ट जारी रखी। प्लीज पहले वाले पेशेंट के लिए इमरजेंसी टेस्ट ऑर्डर कीजिए। वो आदमी पूरी तरह भड़क गया। मिकिडो सिम्टम्स गिनाता रहा। मैंने मिसेस वाकासाकी के पैरों पर नीले निशान और बताए गए सिम्टम्स देखे। हाँ, थोड़ा बुखार सा है। मुझे OBGYN से रेफरल मिला है। जब वो रेस्ट रूम से बाहर आईं तो उनमें फीवर, डायरिया और हाथ पैरों में दर्द और अकड़न जैसे एबनॉर्मल साइंस थे। पैरों के निचले हिस्से का रंग गहरा हो गया है। अब मिकिटो ने अपनी बात पूरी तरह साफ कहने का फैसला किया। हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इन्वेसिव ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस सोचना चाहिए। उसने बीमारी पहचान ली थी। ये सेप्सिस है। रिकिशी गुस्से में था। वे छोकरे, उसने उसे नीचा दिखाया। अबे ओ, तू न सिर्फ जुबान लड़ा रहा है बल्कि खुद डायग्नोसिस की हिम्मत भी कर रहा है। उसने मेडिकल फाइल छीन ली। उसकी आवाज बेचैन होती गई। सुन,
रेजिडेंट को डायग्नोज करने का हक नहीं है। रिकीशी ने उसके गले का आईडी टैग पकड़ लिया और एक घमंडी मुस्कान दी। समझ गया, तू औरतों का मसीहा बनना चाहता है ना? इन बातों ने मिकिटो को सन्न कर दिया। वो घटिया बातें करता रहा। मैंने अफवाहें सुनी है, तुम पॉपुलर हो नर्सों की मोस्ट वांटेड हस्बैंड लिस्ट में, डॉक्टर बनके औरतों से फ्लर्टिंग कर रहे हो। यंग मास्टर खेलना जानते हैं। रिकीशी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। अरे बताओ, कौन सी नर्स बेस्ट है? मैकेटो का मूड पूरी तरह खराब हो गया। ये क्या है? क्या ये डॉक्टर है? उस आदमी ने आईडी टैग सीधे उसके मुंह पर मारा। लानत है, हम बिजी हैं। रिकीशी चिढ़कर मुड़ा। मेरे पास तुम्हारे बचकाने खेलों के लिए टाइम नहीं है। ये तो प्रेग्नेंट औरतों में होने वाला एक आम इमोशनल डिसऑर्डर है। तब मार्केटो और चुप नहीं रह सका। उसने उस आदमी को पीछे से जाते हुए देखा। नहीं, उसकी आंखों में नफरत साफ थी। तुम उसे मरने दे रहे हो। मिकेटो ने रिकीशी की तरफ हाथ बढ़ाया। बहुत देर हो जाएगी। उसने रास्ता रोकने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया। डॉक्टर जिस्थांडियल स्ट्रीन। रिकीशी, जाहिर है मैं पूरी तरह समझता हूं, लेकिन वो बहुत गुस्से में बोला। अगर ये सेप्सिस है तो क्या तुम्हें अंदाजा है ये कितना खतरनाक है? उसने धमकाना नहीं भूला। अगर उसे सेप्टिक शॉक लगा तो सबसे बुरा होगा। अगर ग्रुप ए स्ट्रेप ने मायोमेट्रियम पर हमला किया तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट करीब 50% है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फीटल मोर्टेलिटी रेट करीब 70% है। सेप्टिक शॉक के बाद के पहले 3 आवर सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ऋषि ने जल्दी से समझाया। मुझे वो पता है, और ये तो बस जुकाम है। हर छोटी चीज टेस्ट करने लगे तो पता नहीं कब। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, मिकितो ने उसे टोक दिया। अगर जरा सा भी शक हो तो ये काम तुरंत होना चाहिए। डॉक्टर होकर हम मरीज की जान के प्रति बेपरवाह नहीं हो सकते। ये देख कि वो अब भी चुप है, उसने फिर कहा, मैं भीख मांगता हूं। मिकितो अड़ा रहा। अब बात मेरे रेसिडेंट होने या डायरेक्टर का बेटा होने की नहीं है। हमारे सामने एक इंसान बस गिरने ही वाला है। उसकी आवाज में हल्का सा मजाक था। आप भी तो एक डॉक्टर हैं, है ना? अब मिकितो को कोई नहीं रोक सकता था। रिकीशी के चेहरे से पसीना टपक रहा था और उसके होंठ फड़फड़ाए। आखिरकार वो मान गया। ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद्दी हो तो मैं इसकी इजाजत देता हूं। मिकितो कुछ और कहने ही वाला था। शुक्रिया। उस आदमी ने उसकी तरफ उंगली उठाई, लेकिन फिर भी उसी नफरत भरे अंदाज में उसने कहा, तुम मेरे फैसले को पलट रहे हो, अपने अटेंडिंग फिजिशियन और सुपरवाइजर के फैसले को। क्या तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो? उसने हालात का जायजा लेना जारी रखा। अगर टेस्ट रिजल्ट्स में ये सिर्फ जुकाम निकला तो मैं तुम्हें अनुशासनहीनता और प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए डिसिप्लिनरी बोर्ड के सामने ले जाऊंगा। मिकितो का चेहरा उतर गया। क्या? रिकीशी को लगा वो जीत गया। आप रेसिडेंट हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। उसे वो शब्द याद आए जो उसने कभी कहे थे। मिकितो ने फिर सिर हिलाया। समझ गया। इससे वो आदमी और भी स्मग हो गया। सच में नाइफ है, बस बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। रिकीशी शायद अपने डायग्नोसिस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था। ये बस एक एमेच्योर की बड़बड़ है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। मेरा डायग्नोसिस एब्सोल्यूट है। नतीजा जो भी हो, मुझे बस सही साबित होना है। उसे यकीन था मैं इस ब्रैड को ऐसा लेसन दूंगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। रिकीशी स्मगली बातें करते हुए चला गया। क्या वो प्रेग्नेंट औरत अब भी वेट कर रही है? शायद वो जा चुकी होगी। पैथेटिक है, उसे ऐसे घुमाया जा रहा है। निकी तो चुपचाप उसे देखता रहा। रिकी, वो कुछ प्लॉट कर रहा है। नहीं, उसने सोचा, अभी वाकासाकी को ट्रीट करना टॉप प्रायोरिटी है। सिम्टम्स दिखते ही वो बहुत जल्दी शॉक में चली जाएगी। वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। वक्त नहीं है, माकितो ने आवाज दी। रिकीशी, वो अभी भी उसी जगह बैठी थी। रिकीशी, मिकितो के चेहरे पर मुस्कान आई। शुक्र है, हमें जल्दी करनी होगी। उसने उससे कहा, आपको वेट करवाने के लिए आई एम सॉरी। वो कुछ और कहने ही वाला था। अब उसका पूरा शरीर ढहने लगा। किस्मत से माकितो ने उसे सही वक्त पर पकड़ लिया। वो चिल्लाया, रिकीशी। उसका रिएक्शन देखकर उसे एहसास हुआ, नहीं, ये शॉक में चली गई है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि रिकीशी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। क्या ये सच है? मिकितो पीछे मुड़ा और चिल्लाया, डॉक्टर रिकीशी, मुझे सबकी मदद चाहिए। उस आदमी को खड़ा देखकर वो चीखा, जल्दी करो। जो हुआ उसे देख, वो अब भी सदमे में था। ये नहीं हो सकता। पर फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। मिकितो की घबराहट बढ़ती जा रही थी। प्लीज बस वक्त पर पहुंच जाओ। वो जानता था कि वाकासाकी खतरे में है। आखिरकार उसे गर्मी पर लिटाया गया। इमरजेंसी पेशेंट। ब्लड प्रेशर 109 ओवर 56। वाइटल साइंस अभी भी मेजर किए जा रहे थे। हार्ट रेट 142 बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट 24 पर मिनट। मिकितो खुद को कोसने लगा। धत, ये मेरी गलती है। मैं वक्त बर्बाद करता रहा और उसकी हालत बिगड़ती गई। तभी वाकासाकी चिल्लाई, डॉक्टर। उसने कांपते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। प्लीज बेबी को बचा लीजिए, प्लीज उसे बचा लीजिए। उसने उसका हाथ जोर से पकड़ा। फिक्र मत करो, मैं उसे जरूर बचा लूंगा, उसने पक्के इरादे से कहा। तुम दोनों को, मिकितो ने मन में सोचा, अब हिचकिचाने का वक्त नहीं है। इस बार मैं पक्का ऐसा डॉक्टर बनूंगा जो लोगों की जान बचा सके। वाकासाकी को भी आईसीयू में लाया गया। इकिशी एक तरफ खड़ा था, गुस्से से कांपते हुए। नहीं, ये मेरी गलती नहीं। उसने कांपते हुए चेहरा पकड़ लिया। कोई और भी चेक करता
तो यही कहता कि सिर्फ सर्दी जुकाम है, ये मेरी गलती नहीं है। तभी एक स्टाफ मेंबर रिपोर्ट देने आया। डॉक्टर रिकी, हमारे पास ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। इस बार ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स देखकर उसके चेहरे पर चिंता और बढ़ गई। उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। अब क्या हुआ? मिकी तो आगे बढ़ा और बोला, दिखाओ मुझे। उसने ठंडेपन से उसे हटा दिया। अरे तुम फिर मनमानी कर रहे हो। माकितो ने पेशेंट का मेडिकल चार्ट देखा। ये पैरामीटर्स देख वो परेशान हो गया। जैसा सोचा था, माँ को सेप्सिस है। और फीटस का क्या? वो मुड़ा और रिक्वेस्ट की, क्या मैं सीटीजी रिजल्ट्स देख सकता हूँ? टेक्नीशियन ने हाँ कहा। हाँ, उसने उसे पकड़ा दिया। ये लीजिए। जैसे ही उसने सीटीजी रिजल्ट्स लिए, माइकिटो को एहसास हुआ फीटल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी गायब हो गई है। उसे याद आया, बेसलाइन वेरिएबिलिटी जो लेबर गाइडलाइंस में से एक है, उसका मतलब है फीटल हार्ट रेट में वो एबनॉर्मल बदलाव जो हर मिनट कम से कम 2 बार हो। जब ये लाइन गायब हो तो फीटल डिस्ट्रेस की हाई प्रोबेबिलिटी है। उसने फैसला किया, बेबी की डिलीवरी तुरंत होगी। मिकी तो चिल्लाया, हम इमरजेंसी कर रहे हैं, सी सेक्शन। सब लोग प्लीज जल्दी तैयारी करो। सबने ये सुना और अचानक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन एक मेडिकल स्टाफ मेंबर बोला, डॉक्टर शिंदो, मैं आपकी फीलिंग समझता हूं, लेकिन अटेंडिंग फिजिशियन यहीं पर है, हम उनके ऑर्डर्स बिना एक्ट नहीं कर सकते। तभी माकितो को सच में एहसास हुआ, धत, मैं भूल गया मैं सिर्फ एक रेजिडेंट हूं, अब और टाइम नहीं है। उसने मुट्ठियां भींची। तभी हाने की जानी पहचानी आवाज गूंजी, सब लोग वही करो जो ये कह रहा है। मिकितो ने उसे देखने के लिए चेहरा पूरी तरह बदल गया। मेडिकल स्टाफ अपने सामने खड़ी उस औरत को दंग होकर देखने लगा। वे एक साथ बोले, डॉक्टर वेंशान भी। हाने उस जाने पहचाने नाम ने मिकितो को सुन्न कर दिया। हाने, मुझे वो याद है। उसकी आइडेंटिटी सामने आ गई थी। कुबो हाने, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट की सबसे टैलेंटेड फीमेल डॉक्टर, जिसका टैलेंट सोशी को टक्कर देता था। फिर भी वो प्रमोशंस या फेम में इंटरेस्ट नहीं था। उसे अचानक सिहरन महसूस हुई। रूमर्स हैं कि उसका असली स्वभाव पागल जैसा है, जिसे इंसानी शरीर चीरना पसंद है। मिकी तो अचानक कंफ्यूज था, पर पास्ट लाइफ में मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं था। तब मुझ पर ध्यान क्यों दिया गया था? हाने हंसी और बोली, अरे थैंक्स, किसी और दिन के लिए बचा कर रखो यंग मास्टर। वो उसके पास से गुजर गई। अब तैयारियां शुरू करो। अपना ब्लू सर्जिकल गाउन पहनते हुए उसने अनाउंस किया, मैं जिम्मेदारी लूंगी। मेडिकल स्टाफ ने सर हिलाया। हाँ। वे जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे। जल्दी करो। मैकिडो को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने बस मेरी मदद की। उलझे हुए ख्याल बार बार आ रहे थे। कुबोहाने, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, अभी के लिए, उसने खुद को याद दिलाया। जब तक पेशेंट बच जाता है और कुछ मैटर नहीं करता। शुरू करते हैं। रिकीशी आखिरकार रिएक्ट कर पाया। रुको। उसने मैकेटो की तरफ इशारा किया और डांटा, बीच में मत आओ, तुम एमेच्योर हो। इस बार उसने सीधे जवाब दिया, एक रेजिडेंट एमेच्योर नहीं होता। कई पेशेंट्स को डॉक्टर चुनने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए हम उसकी आवाज दृढ़ थी। हमें हर पेशेंट को पूरी सावधानी से देखना होगा। वो अब भी उस पर गुस्सा था। उन्हें बचाने की तड़प के आगे एक अटेंडिंग फिजिशियन और एक रेजिडेंट के बीच कोई फर्क नहीं होता। माकितो ने उसे तिरस्कार से देखा। यहाँ डॉक्टर ही इकलौता पेशा है। उसका इरादा कोई नहीं बदल सकता था। जहां हम अपनी ताकत से उन लोगों को बचाते हैं जो हमारे सामने गिर जाते हैं। रिकी बस चुपचाप सुनती रही। डॉक्टर दिजदंदल श्रीन, रिकीशी, तुम भी कभी पेशेंट्स बचाने के जज्बे से भरे रेजिडेंट रहे होगे, है ना? उन शब्दों से उस आदमी के हाव भाव बदल गए। मैकेटो धीरे से अंदर आया। मैं असिस्ट करने जाऊंगा। आवाज उसके कानों में गूंजती रही, मैं डॉक्टर हूं। बस इतना ही। जो हुआ था उस पर रिकीशी अभी भी आग बबूला था। लानत है, उसने अपना हाथ जमीन पर दे मारा। लानत है। सीन अब ऑपरेटिंग रूम के अंदर का था। हाने ने स्कैल्पल उठाना शुरू किया। उसे ऐसा करते देख नर्स हैरान रह गई। डॉक्टर जिजदांदियोल स्ट्रीम। हाने, उसने स्कैल्पल को सीधे दूसरी तरफ घुमा दिया। शिंदो माइकेटो, उसकी आवाज में पूरा भरोसा था, तुम करो इसे। माइकेटो एकदम दंग रह गया। उसका गोल क्या है? क्या डॉक्टर? हाने खुद सर्जरी नहीं करना चाहती थी। उसने समझाना जारी रखा, ये ठीक है, अगर तुम कोई गलती करोगे तो मैं संभाल लूंगी। उसकी आंखों की चमक तुरंत बदल गई। वो समझ गया कि अब कोई और रास्ता नहीं है। मिकिटो ने हाने के हाथ से स्कैल्पल ले लिया। मैं समझ गया। उसने अपनी जर्नी के अगले स्टेज के लिए खुद को तैयार किया। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को जितना हो सके शांत किया। मिकिटो को वो सब याद आया जो हुआ था। उसके पिता, ये हॉस्पिटल, वो सब जो उसने सहा था, और इतने सारे पेशेंट्स की जान। इस बात ने उसे और भी पक्का कर दिया। उन्हें बचाने के लिए आगे बहुत सी मुश्किलें हैं। फिर भी उसने धीरे से स्कैल्पल को वाकासाकी की तरफ बढ़ाया। उसका इरादा एकदम साफ था, मैं उन सबको बचा लूंगा। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज का मैं सामना करूंगा। ये ख्याल मिकिटो के दिमाग में आया। फिर भी मैं उन सबको बचा लूंगा। अपने दिल में वो समझ गया था, मैं हर चीज का सामना करूंगा। ऐसा करने के लिए मुझे एक पार्टनर चाहिए। उसने आवाज दी, डॉक्टर हाने, अगर मैं फेल नहीं हुआ और ये सर्जरी पूरी कर ली, मिकिटो की आवाज में एक उम्मीद थी, तो क्या तुम मेरे साथ टीम बनोगी? वो हाने को एकटक देखने लगा। पहली बार ऐसी सिचुएशन देखकर वो दंग रह गई। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। ये क्या है? क्या तुम किसी मॉन्स्टर से लड़ने जा रहे हो? मिकिटो को बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हुई। हाँ, उसने एक पल के लिए सोचा, शायद तुम्हारे लिए अभी ये जगह
हाने ने कुछ अंदाजा लगाया। दुश्मनों से भरे डंजन जैसी है। उसने हाँ कहा। हाँ, वो अपनी पिछली लाइफ नहीं भूल सकता था। मैं फिर फेल नहीं हो सकता। मिकिटो ने अपनी इच्छा जताई, मैं टॉप पर पहुंचना चाहता हूं। हाने की आवाज गूंजी। मतलब, उसने उसकी तरफ इशारा किया। तो शायद तुम हीरो हुए और मैं सेज, है ना? अचानक उसे अपना असली दुश्मन याद आया। हाँ, डीमन किंग को हराने के लिए उसकी नज़र बदल चुकी थी। प्लीज, इस हीरो को अपनी ताकत उधार दो। सेप्टिक माँ और भ्रूण को बचाने की रिक्वेस्ट के साथ टाइम बीतता गया। हाने ने सबको अनाउंस किया, चलिए शुरू करते हैं। मिकिटो ने स्कैल्पल से एक मिडलाइन वर्टिकल इंसिजन दिया। उसने नर्स के दिए हुए इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लिया। कूपर, ये कूपर कैंची स्पेशलाइज्ड सर्जिकल सिजर्स होती हैं जो टिश्यू को डाइसेक्ट करने या अलग करने के काम आती हैं। उसने नाइफ से पेरिटोनियम को काटा, कनेक्टिव टिश्यू को अलग किया और ब्लैडर भी वहीं था। मिकिटो प्रोसेस पर फोकस्ड रहा। गुड। मैं यूटेरस तक पहुंच गया। उसने यूटेराइन मसल पर सावधानी से चीरा लगाया और सोचा, बस होने ही वाला है। सब हैरान थे। इस रेजिडेंट को क्या हुआ है? क्या ये सच में उसकी पहली सर्जरी है? लोगों को ये अजीब लगा। वो इतना प्रोफेशनल कैसे लग रहा है? वो हिचकिचा नहीं रहा। मिकिटो लोअर यूट्राइन सेगमेंट इंसिजन तक पहुंचा। सबको यही महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने ये पहले अनगिनत बार किया हो। उसे अपने आसपास की कोई परवाह नहीं थी। फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट को गाइड करने के लिए जल्दी से यूटेराइन कैविटी में हाथ डालते हुए उसे बच्चे का सिर दिखने लगा। सब हैरान रह गए। ये सिर है, मिकिटो ने इंस्ट्रक्ट किया। प्लीज फंडस पर पुश कीजिए। ये बाहर आ रहा है। बच्चे की बॉडी दिखने लगी। अम्बिलिकल कॉर्ड भी बाहर आई। मिकिटो ने सक्सेसफुली बेबी डिलीवर कर लिया। ये देख कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो घबरा गया। बच्चा मूव नहीं कर रहा है। उसे साइंस दिखने लगे। एपनिया, मसल टोन का कम होना, साइनसिस। जैसा मैंने सोचा था, बच्चा एस्फिक्सिया से जूझ रहा है। टेबल की दूसरी तरफ से हाने ने अचानक उसे याद दिलाया। डॉक्टर शिंडो, शांत रहिए। उसने उसे गंभीरता से इंस्ट्रक्ट किया। बच्चे को सीधा लिटाएं, एयरवे मेंटेन करें और फिर बच्चे के तलवों पर कुछ थप्पड़ मारे। मार्केटो ने तुरंत सिर हिलाया। समझ गया। उसने हाथ बढ़ाकर बच्चे के तलवों पर थप्पड़ मारे। मन ही मन उसने प्रार्थना की, प्लीज इसकी देखरेख में जी जाओ। बच्चा रो पड़ा। मिकिटो बहुत खुश हुआ। आसपास के सभी लोग भी इस सिचुएशन से हैरान थे। बच्चा रो रहा है, समय अभी भी बीत रहा था। हाने ने आवाज दी, देखो आराम करने का टाइम नहीं है। आगे क्या है? वो पीछे मुड़ा और जो उसे याद था वो दोहराया। नेक्स्ट, माँ को आईसीयू में ट्रांसफर करने के बाद पेनिसिलिन और क्लिंडामाइसिन दे और ईसीएमओ तैयार करे। पास की नर्सेज ने समझदारी में सिर हिलाया। हाँ, हाने ने एक हल्की आह भरी और सोचा ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मेरी बोर्डम दूर करने के लिए इतना काफी है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं तुम्हारे इस छोटे से गेम में साथ दूंगी। उम्मीद है कि तुम लड़खड़ाकर गेम जल्दी खत्म नहीं करोगे। वापस ऑफिस में वो इन्फॉर्मेशन जुटा रही थी। तो वो सेप्टिक पेशेंट प्रेग्नेंट थी। नर्स ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन माँ और बच्चा दोनों अच्छी तरह रिकवर हो रहे हैं। वो कमरे के अंदर गया। सर्जरी के बाद वाकासाकी अभी भी बेहोश थी। नर्स ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। डॉक्टर शिंडो ने सही और टाइम पर ट्रीटमेंट दिया, इसलिए वो ये सुनकर हैरान थी। शिंडो? क्या डायरेक्टर शिंडो अभी हॉस्पिटलाइज नहीं है? उसने तुरंत समझाया। नहीं, डायरेक्टर नहीं, उनका बेटा। उसके एक्सप्रेशन फौरन बदल गए। उनका बेटा? वो अभी भी सिर्फ एक रेजिडेंट ही है ना? नर्स ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन उनके स्किल्स किसी एमेच्योर के लिए यकीन करना मुश्किल है। ये कहते हुए वो थोड़ी निराश दिखी। नर्स ने आ भरी। उसके मुकाबले डॉक्टर रिकिशी ने तो कुछ भी नहीं किया। सोचते हुए सोशी का चेहरा सीरियस हो गया। टाइम परफेक्ट थी और ट्रीटमेंट एकदम फ्लॉलेस। उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल दौड़ रहे थे। एक नया असाइन डॉक्टर ये कैसे कर सकता है? भले ही वो डायरेक्टर का बेटा हो, पर ये एब्सर्ड है। उसकी आंखों में शक भर गया। आखिर वो है कौन? 3 वीक्स बीत गए। इंक्यूबेटर में बच्चे को देखते हुए वाकासाकी बोली, डॉक्टर, अगर आप नहीं होते तो सच में पता नहीं मेरा या इस बच्चे का क्या होता। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। वो जाग गई है। नहीं कि तो भी मुस्कुराया। नहीं, सिर्फ मैं नहीं था। मुझे बस खुशी है कि आप दोनों ठीक हैं। उसने बच्चे की तरफ हाथ हिलाया। बड़े होकर हेल्दी बनना। ओके। सोती हुई बच्ची ने आंखें खोली। उसने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वाकासाकी हंसी। वो जाग गई है। शायद वो आपको थैंक यू कहना चाहती है। देखो हारुका, बच्चे ने माकिटो की उंगली कसकर पकड़ी। यही वो डॉक्टर है जिसने हमें बचाया। उसे हैरानी हुई, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे अचानक लगा, शायद मैं आखिरकार जाने बचाने वाला डॉक्टर बन गया हूं। कहीं और? उसने पूछा। तो तुम यहाँ कुछ न करने के लिए माफी मांगने आए हो? उसने मेज पर हाथ मारा। सामने रिकिशी घुटनों के बल बैठा था। वो आदमी हिचकिचाते हुए बोला, मुझे बहुत अफसोस है। प्लान के फेल होने से सोशी बहुत चिढ़ गया था। उसने अचानक पूछा, डॉक्टर रिकिशी, क्या आप वाकई अपना रोल समझते हैं? उस आदमी का पूरा शरीर कांपने लगा। मैं समझता हूँ। मार्केटर शिंडो को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना था। सोशी ने हाँ में सिर हिलाया। सही है। उसने मेज की तरफ इशारा किया। अगर शिंडो फैमिली ये हॉस्पिटल चलाती रही तो मुनाफा कभी नहीं होगा। उसकी आवाज में गुस्सा था। फिर भी सोशी बोलते बोलते और भड़कने लगा। तुमने उसे कुचलने का मौका गंवाकर उसे कामयाबी दिला दी।
सच में काबिले तारीफ है। वो अचानक पास आकर फुसफुसाया, हे डॉक्टर रिकिशी, क्या तुम ब्लैकलिस्ट के बारे में जानते हो? सोशी ने उसका स्टाफ आईडी छीन लिया। इससे पहले कि वो बोलता, सोशी ने समझाया, ये वो लिस्ट है जहां नाकाबिल डॉक्टर्स को रखा जाता है। वो चिल्लाया, हर्टली रुकिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसका हाथ सोशी की तरफ बढ़ा। सोशी ने बेरुखी से आईडी कार्ड जमीन पर फेंक दिया। आज से यू, उसने ऐसे घूरा जैसे वो रिकिशी को निगल जाना चाहता हो। उस लिस्ट में है। वो मुड़ गया। पता नहीं डॉक्टर रिकिशी तब क्या करेंगे जब वो डॉक्टर नहीं रहेंगे। उसने बेरुखी से कहा, मुझे लगता है कि अब तुम डॉक्टर नहीं रहे, है ना? दूर से देखते हुए उसने मेकितो और वाकासाकी की बातचीत देखी। उसे एक तरह की एंटीसिपेशन महसूस हुई। मैं इस यंग मास्टर का इंतजार कर रहा हूँ। कमरे के अंदर एक नर्स ने कहा, डॉक्टर शिंदो, प्लीज हमें इंस्ट्रक्शंस दीजिए। पल भर सोचने के बाद माकितो ने तय किया, ठीक है, पहले हम आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, मित्सु अचानक आ गई। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम सही कर रहे हो? उसके चेहरे पर शक था। क्या हम तुम्हारे जजमेंट पर ट्रस्ट कर सकते हैं? माकितो ने जल्दी फोन निकाला। फिर मैं सीनियर डॉक्टर से पूछूंगा। उसने अचानक माइकेटो का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज में अब शांति नहीं थी। क्या तुम बिना किसी से पूछे डिसीजन नहीं ले सकते? उसकी नजरें डरावनी हो गईं। और तुम खुद को डॉक्टर कहते हो? ये सवाल कानों में गूंजने लगे। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? माकितो घबरा गया। कमरे की तस्वीर धुंधली होने लगी और उसने हड़बड़ी में कहा, आई एम सॉरी, शुक्र है ये सिर्फ सपना था। माकितो ने कमरे में चारों ओर देखा। एक सपना। उसने चेहरा हाथों में छिपा लिया। मेरे पास्ट के सपने, ये सबसे बुरे हैं। कुछ एहसास होते ही वो बिस्तर से उठा। क्या मैं ब्रेकअप हो चुका है? मेकितो ने खुद को याद दिलाया, मुझे वापस चलना चाहिए। अचानक मित्सु सामने आ गई। वो चौंक कर जोर से चिल्लाया और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर गिरा। अजुमा ने आवाज दी, डॉक्टर शिंदो। वो सीरियस हो गई। शिफ्ट के बाद मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी है। डरे हुए माकितो ने हाँ में सर हिलाया। खैर, शिफ्ट के बाद वो दो लंबी सड़क पर चले। ये मित्सु अजुमा थी, सेयो मेमोरियल हॉस्पिटल के ईआर और आईसीयू की हेड नर्स, जो सबको क्रिटिसाइज करती थी। वो बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट भी, खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स और स्टाफ के साथ। माँ के तो जितना इसके बारे में सोचता उतना ही वो डरता जाता। क्या इस जन्म में मुझे डांट पड़ेगी? मुझे ये पसंद नहीं। वो दो एक छोटे से इटली में गए। मित्सु ने बियर का एक मग उठाया और उसे डटक गई। मिकी तो उसे शौक में देखता रहा। जैसे ही उसने मग नीचे रखा, वो बोली, मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। वो सुन में रह गया। मित्सु सीरियस होकर बोली, डायरेक्टर के हटते ही लोग तुम्हें फंसाने लगेंगे। मित्सु रुक गई। नर्स अजुमा को ये कैसे पता? उसने आँख भरकर कहा, ओजावा सीधे नहीं खेलता, उसके पास कई मोहरे हैं। उसने एक छोटी चीज आगे उछाली। उसने एनालिसिस जारी रखी, रिकीशी जैसों को हराने से उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं होंगी। मिकितो ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वो समझ गया हो। मित्सु ने फोटो बढ़ाई। मेरे डिपार्टमेंट में थर्ड ईयर की नर्स शिमिजुरी है। उसने फोटो वाली लड़की को गौर से देखा। वो लड़की ओजावा के कंट्रोल में है। मित्सु ने उसे स्टर्नली वॉर्न किया, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकती है, सावधान रहना। उसे देखते हुए मेकितो ने सिर हिलाया। शिमिजुरी, मैं ये नाम याद रखूंगा। अचानक वो कंफ्यूज्ड हो गया। पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? उसने मन में सोचा। मेरी पास्ट लाइफ में वो मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी। मित्सु पल भर के लिए चुप हो गई। उसने याद किया, हाल ही में उस पेशेंट को चेकअप के लिए आते देख मुझे भी लगा कि ये बस एक कॉमन कोल्ड है। वक्त बीत गया, लेकिन असल में वाकासाकी की हालत बहुत क्रिटिकल थी। इससे मित्सु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो खुद को कोसने लगी, अगर माँ और बच्चा दोनों नहीं बचते तो मैं पूरी जिंदगी खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। अचानक उसे उस वक्त का मेकितो का चेहरा याद आया। बात सिर्फ पेशेंट की नहीं थी, उस दिन तुमने मुझे भी बचाया था। मित्सु ने मेकितो के कंफ्यूज चेहरे को देखा, इसीलिए वो हल्की सी मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस मुझे ओजावा का वो सस्पिशियस चेहरा पसंद नहीं है। इससे वो और भी कंफ्यूज्ड हो गया। फिर भी एक थर्ड ईयर नर्स होकर मैं आज की यूथ से तालमेल नहीं बिठा पाती। पता नहीं मैं ये कैसे हैंडल करूंगी। उसने बोरियत से उसे देखा। इसका क्या मतलब है? तुम उनसे इतनी भी बड़ी नहीं हो, है ना? मित्सु को अचानक कुछ एहसास हुआ। तुम बिल्कुल बूढ़ों जैसी बात करते हो। मिकितो को गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैं लापरवाह हो गया। उसने बियर मग मुंह से लगाया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अब भी उसे जज कर रही थी। तुम्हारे पीने का तरीका भी बिल्कुल किसी बूढ़े जैसा ही है। उसने सोचा, मैं उसे ये नहीं बता सकता कि मैं असल में 40 साल जी चुका हूं। मिकितो ने एक बनावटी मुस्कान दी और सजेस्ट किया, चलो भी मिस अजुमा, चलिए बस पीते हैं। उसने सिर हिलाया, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ दिन बीत गए। सड़क पर एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। एक व्हाइट कार बुरी तरह डैमेज हो गई थी। अंदर एक आदमी पूरी तरह बेहोश था। एक ब्लैक कार से एक आदमी रेंग कर बाहर निकला। धत तेरे की, पास ही एक छोटा लड़का बेसुध पड़ा था जो टक्कर से घायल हुआ था। आदमी ने तुरंत हेल्प के लिए कॉल किया। 911 लंदन, एम्बुलेंस भेजिए। तेज बारिश हो रही थी जब एम्बुलेंस ने पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाना शुरू किया। मेडिकल स्टाफ ने तेजी से काम किया। उन्होंने पेशेंट के वाइटल्स मेजर किए। ब्लड प्रेशर 132/87, हार्ट रेट 76, रेस्पिरेटरी रेट 36। विकी तो भागकर पूछने आया, क्या ये इमरजेंसी है? नर्स ने उसे बताया, ट्रैफिक एक्सीडेंट।
दो कार्स टकराई। एक लड़का लाया गया है। एनालिसिस जारी रखते हुए वो बोली, 50 का एक आदमी भी जल्द यहाँ होगा। उसने चुपचाप सोचा, ट्रैफिक एक्सीडेंट। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 50s का एक आदमी और एक लड़का। आवाज आई, वे यहाँ है। लड़के को देख माकितो का चेहरा तुरंत बदल गया। ये नहीं हो सकता। उसे आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शियान, उसे अचानक याद आया, सही बात है, आज ही के दिन वो एक्सीडेंट हुआ था। मरते दम तक माकितो उस दिन को नहीं भूल सकता था। तुम वही हो जिसने मुझे खाई में धकेला था। रिरी चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। रिपोर्टर्स पहले से ही इंटरसेक्शन कोलिजन की न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज, दोपहर 1 बजे इंटरसेक्शन पर दो गाड़ियों की टक्कर हुई। एक 10 साल के लड़के समेत 3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मौसम बिगड़ गया। विक्टिम्स में से एक रूलिंग पार्टी का पॉलिटिशियन टव है। लड़के की हालत और भी क्रिटिकल होती गई। मिकी तो चिल्लाया, प्लीज। उसने फिक्र में सबको उकसाया, यहाँ और लोगों को बुलाओ। ताकाशी ने बोरियत से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? उसने आ भरी और अनाउंस किया, कभी तो हमें लो रैंक यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स के साथ कन करना पसंद नहीं। जाहिर है ये आदमी प्रायोरिटी है। उसने एनालिसिस जारी रखा, पता है इसकी गर्दन टूट गई है। मिकी तो कुछ और कहना चाहता था, पर ताकाशी मुड़ गया। जल्दी है तो खुद कर लो, सही ट्रीटमेंट से काफी टाइम मिल जाएगा। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। गुड लक, रेजिडेंट कौन? माकितो के लिए सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। उसने कड़ियां जोड़ी, है ना, मेरी पिछली जिंदगी में भी बिल्कुल यही हुआ था। कमरा फुसफुसाहट से भर गया। सुना तुमने? वे बुदबुदाए, एक्सीडेंट वाला लड़का मर गया। मैंने सुना है कि उस रेजिडेंट कोहन ने पॉलिटिशियन के इलाज को प्रायोरिटी दी थी। मिकितो को एहसास हुआ ये सच नहीं है। वे उसे ऐसे निकनेम्स दे रहे थे जिसके वो लायक नहीं था। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वो यंग डॉक्टर पैसों की महक के लिए बहुत सेंसिटिव है। ताकाशी ने शांति से गपशप सुनी। उसने अचानक पूछा, चीफ ओजावा, क्या उस यंग डॉक्टर को निकालने के लिए इतना पब्लिक आक्रोश काफी है? ओजावा शैतानी से मुस्कुराया, इतना काफी है। और फिर अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स की झड़ी लग गई। हकीकत में वापस आते हुए माकितो ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी पिछली जिंदगी की यादें ताजा हो रही थी। शियान, उसने लड़ते हुए लड़के को देखा। वो इसे अच्छी तरह जानता था। उसकी सांसें उखड़ रही हैं। उसे साइनोसिस और ठंडे पसीने आ रहे हैं। क्रिटिकल स्टेट में लड़के का शरीर कांपने लगा। मेकितो उसके पास झुका और फुसफुसाया, सब ठीक है, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। उसने ठान लिया, मैं एक और जान हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसने अपने हाथों को देखा, इसीलिए तो ये दाहिना हाथ फिर चलने लगा। मिकितो लड़के की इंटरनल स्टेट महसूस कर पा रहा था। पसलियां टूट चुकी हैं। इससे टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो रहा है। लंग्स देखते हुए इलाज ना हुआ तो रेस्पिरेटरी फेलियर और हाइपोटेंशन होगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम होने पर शॉक लग सकता है। मिकितो मुड़ा और बोला, हमें जल्दी से चेस्ट से हवा निकालनी होगी और उसे मॉनिटर करना होगा। हमें और मदद चाहिए होगी। प्लीज और डॉक्टर्स और नर्सेस को बुलाइए। नर्स ने घबराकर जवाब दिया, वो असल में सब ट्रीटमेंट रूम में गए हैं। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ लानत है। क्या वो ये जानबूझकर कर रहा है? उसने पूछा। ट्रीटमेंट रूम कौन यूज कर रहा है? नर्स बोली, डॉक्टर कोसाका। मिकितो ने गुस्से में दांत भींच लिए। उसने कहा, हम और लोग नहीं भेज सकते क्योंकि उनके साथ आए पेशेंट को ज्यादा गंभीर चोटें हैं। लगता है वो पार्लियामेंट का कोई बड़ा मेंबर है। वो उस नाम को कभी नहीं भूलेगा। कोसाका तकाशी, आईसीयू का एक मिड लेवल डॉक्टर। आखिरकार वो समझ गया। तो ओजावा ने ये अरेंज किया था। वो नहीं चाहता था कि पिछला जीवन फिर दोहराया जाए। ये एक्सीडेंट हॉस्पिटल का सबसे इंपॉर्टेंट केस है, पर उसे समझ नहीं आया क्या करे। अगर इंटरवीन करने में टाइम वेस्ट किया तो बच्चा मर जाएगा, मुझे निकाल देंगे और सब खत्म हो जाएगा। नर्स अचानक बोली, एयरवे नैरो हो रहा है, क्या इंट्यूबेट करें? मिकितो ने सिर हिलाया, नहीं कर सकते, इससे बात बिगड़ जाएगी। वो और बेचैन हो गया। ओजावा के लोगों की बातों में मत आना। स्टाफ कम हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। उसने प्रपोज किया, मैं नीडल थोरैकोस्टॉमी और ड्रेनेज करूंगा। उसकी आवाज बुलंद थी, सब तैयार करो। पास खड़ी नर्सेस चौंक गईं। तुम एक रेसिडेंट, क्या तुम्हें यकीन है? पास खड़ी रिरी तुरंत अगर गलत जगह चुनी तो पंक्चर और ड्रेनेज दोनों बहुत डेंजरस लगते हैं। उसने सीरियसली कहा, चलिए किसी और डॉक्टर की हेल्प का वेट करते हैं। उसने तुरंत इस औरत को पहचान लिया, तो ये शिमिजो रिरी है। लानत है, ऐसे वक्त में भी वो उसे घूर रही थी। ये सिफारिशी इंसान पक्का ड्रेनेज ही नहीं, पंक्चर में भी फेल हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पेशेंट मर जाएगा, हम पर लॉसूट हो जाएगा। वो खतरे को अच्छी तरह समझती थी। हॉस्पिटल की रेपुटेशन गिरेगी और हम नर्सेस को बैकलैश झेलना पड़ेगा। कुछ फालतू मत करना, तुम मामूली रेसिडेंट। उस पल मिकितो ने खुद को बिल्कुल अकेला पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। हम और इंतजार नहीं कर सकते, उसने साफ कह दिया। अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो टेंशन, न्यूमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स जानलेवा हो सकते हैं। किसी का इंतजार करने का वक्त नहीं है। रेल चढ़कर झंझला गई। ये बंदा कुछ ना होकर भी इतना हवा में उड़ रहा है। उसने तुरंत उसे रोका, नहीं, हमें ये किसी प्रोफेशनल डॉक्टर पर छोड़ देना चाहिए। उसने आसपास देखा, सब राजी है ना? माकितो ने स्टाफ से बात जारी रखी, अगर आप इसके खिलाफ हैं तो बेझक हट सकते हैं। मैं ये अकेले करूंगी, रिरी जिद में चिल्लाती रही। लेकिन तुम जैसा रेसिडेंट इसे अकेले नहीं कर सकता। अचानक एक आवाज गूंजी, क्या? आसपास के लोग भी बोल पड़े।
डॉक्टर शिंडो, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं भी। मीतो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप सबका शुक्रिया, उसने कहा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। सबने हाँ कहा। समझ गई। रिरी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। इस बंदे को हुआ क्या है? वो इसे रोकने का रास्ता ढूंढ रही थी। वो जितना सोचती उतना ही उसे यह मंजूर नहीं था। नहीं, मैं उसे कुछ भी करने नहीं दे सकती। मैंने चीफ ओजावा से वादा किया था, उसने तब कहा। सुनो रिरी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर वो यंग डॉक्टर कुछ भी अजीब करे तो उसे रोक देना। वो उसके चेहरे के पास झुके। तुम समझ रही हो ना? रिरी ने सिर हिलाया। हाँ। उस पल उसकी आंखों में सिर्फ सोशी था। वार्ड के अंदर एक नर्स ने आवाज दी, डॉक्टर शिंडो, पंक्चर प्रोसीजर तैयार है। मिकितो ने जल्दी से अपने ग्लव्स पहने। ठीक है, शुरू करते हैं। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही उसने तुरंत सिर घुमाया। एक आदमी ने अपनी पूरी ताकत से उसे आगे धक्का दिया। सभी नर्सेस तुरंत लड़की को बचाने के लिए दौड़ी। डॉक्टर, वो आदमी पागलों की तरह चिल्लाया, ओए तुम मेरे बेटे के शरीर में छेद करोगे? जियान तुम जैसे घटिया इंसान के लिए लैब रैट नहीं है, वो चिल्लाता रहा। रेसिडेंट काफी नहीं है, असली डॉक्टर लाओ। क्या एम्बुलेंस बुलाकर बेटे की जान दांव पर लगा दूं? पीछे से लड़के ने उसे रोका। डैड, शांत हो जाइए। पर वो आदमी गुस्से में था। असली डॉक्टर के बिना मैं ये नहीं होने दूंगा। रीरी सब देख रही। माँ की तो समझ गया कि उसने उसे जानबूझकर आए दिया। वो बेबस था। वक्त खत्म हो रहा है। जियान की जान जा रही है। पिता उसे दोष देता रहा। क्या तुम सच में मेरे बेटे में छेद करने की कोशिश कर रहे हो? उसकी आवाज में अब भी नफरत भरी थी। जियान कोई एक्सपेरिमेंटल रैट नहीं है। रिरी को देख माखी तो समझा कि उसने उसे जानबूझकर आने दिया। सब कैलकुलेट था। एस्पिरेशन और ड्रेनेज के लिए टाइमिंग ही सबसे जरूरी फैक्टर था। शुरुआत से ही एक रेसिडेंट को यह करने देना बहुत रेकलेस था। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। इसके अलावा अगर वो पेशेंट की फैमिली को शांत नहीं कर पाया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ही लेनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर ओजावा यही तो चाहते हैं। समय बीतता जा रहा था। मिकी तो और एंशियस हो गया। ये बुरा है, टाइम कम है। उसे गुस्सा आया। पॉलिटिशियन टुडू की सर्जरी शुरू होते ही सारा स्टाफ वहीं मोबिलाइज हो जाएगा। शायद कोसाका ने ही अरेंज किया था। वो बेबस था। पंक्चर और ड्रेनेज सक्सेस के बाद भी पीडियाट्रिक पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हम यहाँ और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। विकी तो अचानक खड़ा हुआ और बोला, प्लीज बाहर चलिए। श्योन के पिता फिर से उस पर झपटे। हद में रहो। अगर तुम फेल हुए तो मेरा बेटा मर जाएगा। क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? नहीं, है ना? तुम जैसे एक रेसिडेंट। उसने आदमी की कलाइयां मजबूती से पकड़ ली। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। अगर डॉक्टर के टाइम पर ना आने से लड़का मर गया तो क्या आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। जियान का बचना टाइमली एक्शन पर डिपेंड है। मुझे सजा की परवाह नहीं, वो मजबूती से बोला। बस शेखर को बचा लो। पिता को अचानक अपने बेटे का चेहरा याद आया। जियान, आवाज धीमी हुई, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट करूं? माकितो ने मजबूती से सिर हिलाया। कर सकते हो। उस आदमी ने अचानक हाथ छोड़ दिया। फेल होने की हिम्मत मत करना। इतना कहकर वो मुड़ा और चला गया। रिरी सन्न रह गई। ये क्या हो रहा है? उसका प्लान चकनाचूर हो गया। आखिर इसे हुआ क्या है? क्या ये बस बेकार अमीर बच्चा नहीं है? मिकितो ने नीडल निकाली और लड़की की बॉडी महसूस की। फिर आंखें बंद कर इसे महसूस किया। अब देखते हैं। मिकितो लड़के की बॉडी का हर पॉइंट देख सकता था। आइडियल पंक्चर पॉइंट मिड क्लाविकुलर लाइन पर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, प्लूरा के परपेंडिकुलर लोअर रिब मार्जिन पर न्यूरोवेस्कुलर बंडल से बचते हुए। उसने तुरंत एक्शन लिया। ये रहा। नीडल धीरे धीरे लड़के की बॉडी के करीब गई। प्लूरल स्पेस में हवा निकलते ही अच्छे, ये प्लूरा के पार है। लड़की की सांसें धीरे धीरे स्टेबल होने लगी। पास खड़ी नर्सेस को यकीन नहीं हो रहा था। सांसें वापस आ गई हैं। सक्सेस है, रिरी ने सोचा। ठीक है, अब तक किस्मत ने साथ दिया। अगला स्टेप आसान नहीं होगा। मिकितो ने दो नर्सेस को इंस्ट्रक्ट करना जारी रखा। मैं चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करूंगा। ये चेस्ट में ट्यूब डालकर प्लूरल स्पेस से हवा या फ्लूइड निकालने का एक तरीका था। स्टेप 1 है जमा फ्लूइड या गैस निकालना। स्टेप 2 है कोलैप्स्ड लंग को रीएक्सपैंड करने में हेल्प करना। चेस्ट ट्यूब के लिए इंसर्शन पॉइंट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होना था। माकिटो ने 2 सेंटीमीटर इंसिजन के लिए स्कैल्पल यूज किया। स्किन इंसिजन के बाद उसने सावधानी से यूज किया कोचर फॉरसेप्स। फिर उसने रिब्स के बीच सॉफ्ट टिश्यू ब्लंटली डाइसेक्ट किया और इंश्योर किया कि ट्रैक वाइड हो। माकिटो ने नर्स से कहा, मुझे चेस्ट ट्यूब दो। उसके एक्शंस ने रिरी को हैरानी में डाल दिया। नामुमकिन। बिना एक्सपीरियंस के ये प्रोसीजर इतना स्मूथ नहीं हो सकता। अगर पील क्लैम्प का एंगल जरा भी गलत हुआ तो इससे सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा हो सकता है। वो माकिटो की पीठ देखती रही। एक रेजिडेंट ऐसा कैसे? रिरी ने गुस्से दांत भींचे। डॉक्टर ओजावा, ये तय नहीं हुआ था। मिकिटो थ्योरी याद कर रहा था। प्लूरल कैविटी के अपर पार्ट में न्यूमोथोरैक्स होने पर चेस्ट ट्यूब लंग के एपेक्स की तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए। अगला स्टेप ड्रेनेज बैग कनेक्ट करना था। तभी उसे लगा कुछ गलत है। नर्स बोली, डॉक्टर, एक प्रॉब्लम है। खून खून बह रहा है।
ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। मिकितो अपना असेसमेंट जारी रखता है। मैसिव हीमोथोरैक्स के लिए ब्लड लॉस लगभग 500 मिलीबार्स है। उसे एहसास होता है कि उसे तुरंत हीमोस्टेसिस अचीव करना होगा और ट्रांसफ्यूजन करना होगा। वो अचानक सबको अनाउंस करता है, इमरजेंसी सर्जरी चाहिए, मेडिकल टीम को अभी बुलाओ। इंटरकॉम पर अनाउंसमेंट्स गूंजने लगती हैं। ताकाशी की आवाज़ आती है, मैं कोसाका हूँ, पॉलिटिशियन टोडो की सर्जरी 5 मिनट्स में शुरू होगी। नर्स ये सुनकर घबरा जाती है। डॉक्टर, सब पॉलिटिशियन टोडो की सर्जरी में गए हैं। माकिटो आंखें कसकर बंद कर लेता है जैसे कोई फैसला ले रहा हो। वक्त नहीं है। पुरानी यादें दिमाग में कौंधती हैं। ऐसे में मैं अपनी पास्ट लाइफ याद करता हूँ और खुद पर शक करता हूँ कि गलती कहाँ हुई। फिर भी वो हार मानने से इनकार कर देता है। अभी भी एक मौका है। तभी बाहर से 2 लोग अंदर आते हैं। सच में आप भी कमल हैं, डॉक्टर शिंदो। अगर आपने गड़बड़ की तो सारा मेहनत वाला काम हमें करना पड़ेगा। कमरे में हर कोई हैरान रह जाता है। मित्सु और हाने अंदर आते हैं। हेड नर्स अजुमा, डॉक्टर। हाने मुस्कुराकर रेडियो निकालती है। आपकी हिम्मत तो देखिए, ऑफ डे पर काम करवा रहे हैं मिस्टर हीरो। माकीटो के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो जल्दी से कहता है, वे टाइम पर आ गए, थैंक यू। मित्सु तेजी से पोजीशन ले लेती है। चलो तुम दोनों मूर्तियों की तरह खड़े मत रहो, काम पर लग जाओ। सब जल्दी से सिर हिलाते हैं। जी मैडम। वो उसके पास से गुजरती है और डांटती है, हे भगवान, ये सोचा भी नहीं था कि आप डॉक्टर। हाने को भी घसीट लेंगे। आप कैसे रेजिडेंट हैं? हाने स्ट्रेच करते हुए बोली, ठीक है, मैं आ गई हूँ, जल्दी रैप अप करेंगे। ओके। मेकी तो खुशी से सिर हिलाता है। हाँ, सब सर्जरी पर फोकस करते हैं। वो साफ समझता है कि लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। वो अपना पुराना कॉन्फिडेंस वापस पाता है और मैसिव हीमोथोरैक्स से हो रही ब्लीडिंग रोकने का प्रोसीजर शुरू करता है। हर कोई अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से सटीकता से इंस्ट्रूमेंट्स लड़के की बॉडी में डाले जाते हैं। वे शियोन की प्लूरल कैविटी में हीमोस्टेसिस अचीव करने के लिए थोरेकोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं। सर्जरी के दौरान हाने बहुत फोकस्ड है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। ये इमेज धीरे धीरे धुंधली हो रही है। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से थोरेसिक कैविटी में विजन खून से रुक गया है। ब्लीडिंग का सोर्स ढूंढना एक बड़ा चैलेंज है। इस केस में ज़्यादा एक्यूरेट एक्सेस के लिए थोरैकोटॉमी प्रोसीजर की ज़रूरत है। हानि आँख भरता है और पूछता है, ये तो टेंस होता जा रहा है। डॉक्टर जिस्थंडियो श्रीन शिंदो, क्या हमें ओपन थोरैकोटॉमी पर स्विच करना चाहिए? मेकी तो यकीन के साथ कहता है, नहीं। शियोन जैसे बच्चे के लिए मेरे असेसमेंट में वो इतना बड़ा इंसिजन नहीं झेल पाएगा। वो आगे इंस्ट्रक्ट करता है, ऐसे ही करो। कुछ डिटेक्ट हुआ। आंखें चमकती हैं। वो रहा। वो घाव सूचक करता है। उनके स्किल्ड हाथों से वो बिना चेस्ट खोले ही सूचर्स के लिए सही जगह पहचान सकते हैं। यहां तक कि थोरेकोस्कोपी के जरिए वो लंग को रिसेक्ट किए बिना ही ब्लीडिंग रोक देते हैं। मार्केटो टीम से कहता है, मैंने वुंड सील कर दिया है। हाने सिर हिलाती है, वेल डन। सब हैरान है, इनक्रेडिबल। हम टाइम पर पहुंच गए और इस तरह सर्जरी पूरी तरह सफल रही। निकिटो राहत की सांस लेता है। हीमोस्टैसिस कंप्लीट। वो सबकी तरफ मुड़ता है, ग्रेट जॉब एवरीवन। शाम हो जाती है। आखिरकार यंग शियान अपनी आंखें खोलता है और जाग जाता है। हालांकि लड़का अभी भी रिकवरी फेज में है। हाने मार्केटो की तरफ मुड़ती है, तो फिर मैं अब निकलती हूँ। वो शुक्रिया में सिर हिलाता है, थैंक यू वेरी मच। वो हंसकर जाने लगती है। अभी रिलैक्स मत करो, जब तक उस मॉन्स्टर का बेटा तबाह ना हो जाए। उसकी आवाज में एक उम्मीद है। ये मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है ना? मियाओ की नजर अचानक ठंडी हो जाती है। वो लड़के के पिता को घूरता है। आदमी के चेहरे की मुस्कान बिगड़ जाती है। हे डॉक्टर, आपने कहा था। वो आगे पूछता है कि आप कोई भी सजा एक्सेप्ट करेंगे, है ना? पिता जितना इसके बारे में सोचता है उसे उतना ही बुरा लगता है। ये सच है कि आपने अपनी मर्जी से मेरे बेटे में छेद किए हैं। मैं मेरे बेटे की जान दांव पर लगाने के लिए आप परस्यू करूंगा। वो आगे कहता है, ये पक्का वीकली टैबलॉइड्स में आएगा। मन ही मन उस आदमी को एक सुकून सा महसूस होता है। ये मुझे नीचा दिखाने की सजा है। मिकिटो चियोन के पिता को आवाज देता है। उसने कुछ अंदाजा लगा लिया है। शिहान को मैंने नहीं, तुमने मारने की कोशिश की थी। वो आदमी तुरंत रिएक्ट करता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो एनालिसिस जारी रखता है। तुम शियोन को देर रात तक कार में घुमाते रहे और सीट बेल्ट नहीं लगाया था, है ना? मेकितो ने सब गेस कर लिया था। बच्चे की चेस्ट पर सीट बेल्ट के निशान नहीं है। इसके अलावा चोटों और फ्रैक्चर्स की संख्या और लोकेशन देखें तो शरीर झूठ नहीं बोलता। उसकी नज़र और की हो गई। और तुम्हारा अपना शरीर। सच तो यह है कि तुम काफ़ी शराब पी रहे हो, है ना? मिकिटो ने हर छोटी डिटेल नोटिस की थी। अल्कोहल कंजम्पशन। तुम्हारी आंखों का सफ़ेद हिस्सा पीला पड़ गया है। वो पास आकर कहता है, और इतना पसीना, हार्ट रेट कैसी है? ये सब हेपेटाइटिस के लक्षण है। अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते? मेरा बस एक सवाल है। उसकी नज़र इतनी तेज है जैसे वो उस आदमी को खा जाएगा। तुमने आज रात शराब नहीं पी, है ना? अल्कोहल आई मीन। मार्केटो सब जानता है। श्यान के पिता और भी घबरा जाते हैं। वो आह भरता है और बाहर देखता है। तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं है। पुलिस दरवाजे पर इंतजार कर रही है। वो बिल्कुल नहीं डरता। डिटेल्स उनसे डिस्कस कर लें। शियोन के पिता को अब लगा कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा लिया है। वो सोच ही रहे थे कि मेकितो बोला, शियोन के पिता। उसकी आवाज में निराशा है।
उस लड़के का फ्यूचर आप पर है। वो धीरे से उस आदमी के पास से गुजरता है। इससे पहले कि आप शैतान बने, उसका चेहरा शांत हो जाता है। मदद लीजिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। मैंने नर्सेस से पूरी बात जान ली थी। धीरे धीरे सब साफ हो गया। पॉलिटिशियन टू की कार ने रेड लाइट तोड़ी और इंटरसेक्शन पर शियान और उसके पिता की कार से टकरा गई, जो दूसरी दिशा से आ रहे थे। भयानक एक्सीडेंट हुआ। पिता पर नशे में ड्राइविंग करके एक्सीडेंट करने का केस चला, लेकिन विक्टिम होने की वजह से उन्हें सिर्फ सस्पेंडेड सेंटेंस मिली। कुछ और दिन बीतते हैं। निकी तो एक बुक स्टोर में जाता है। वो वहां देखता है। एक मैगजीन पर उसकी नजर पड़ी। अचानक उसे अपनी पुरानी यादें आने लगीं। पास्ट लाइफ में जियोन के एक्सीडेंट से हंगामा हुआ और उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। वो मैगजीन की तरफ हाथ बढ़ाता है। क्या मैं देखूं? एक आवाज आई, डॉक्टर। माँ की तो हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। जियोन खुशी खुशी दौड़कर उन्हें वेव करता है। वो प्यार से लड़के को देखते हैं। जियोन। माँ उन बताती है, हम रूटीन पोस्ट ऑप चेकअप के लिए जा रहे हैं। माँ की तो कहता है, अच्छा तो फिर चलिए साथ चलते हैं। लड़का खुशी से हंसता है। हाँ, वो उस चीज को देखता है जिसे वो उठाने वाला था, फिर हाथ खींच लेता है। माँ हैरान है। क्या हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं डॉक्टर? आप शॉपिंग कर रहे थे। निकितो को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं खरीदना। वो सड़क पर चलने लगता है। सही है, अब हिचकिचाने की जरूरत नहीं। उसका दिल भर आता है। लड़का जिंदा है। वो दौड़ते हुए जियोन की पीठ देखता है। यही सबसे बड़ा सबूत है। औरत अचानक बोलती है, मेरे पति अभी अल्कोहलिज्म के लिए आउटपेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। निकितो शियोन की माँ की तरफ मुड़कर देखता है। वो दुखी आवाज में बोलती है, लगता है वो वर्क प्रेशर में हरा छुपकर पी रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला। उस रात मैं शियोन और अपने पति को अकेला छोड़कर बाहर गई थी। वो अचानक खुद को कोसने लगती है। इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। निकितो समझ जाता है। अच्छा, वो बेबसी में अपने चेहरे से आंसू पोंछती है। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे बेटे और मेरे पति दोनों का फ्यूचर बचा लिया। शायद मेरी फैमिली की डेस्टिनी बदल गई है। जियोन की माँ उसे झुककर प्रणाम करती है। बहुत शुक्रिया। मिकितो को अचानक वार्मथ फील हुई। डेस्टिनी। वो हंसा। ये मुझे कहना चाहिए। वो हैरानी से उसे देखती है। श्यान दूर से आवाज देता है, मॉम। डॉक्टर, आप दोनों क्या कर रहे हैं? जियोन की माँ परेशान होकर उसे याद दिलाती है, अरे तुम अभी ठीक हुए हो, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। पर वो लड़का और इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी करो। उसे अचानक इसी जगह की अपनी पुरानी दर्दनाक यादें आती है। माँ के तो जल्दी से लड़की को पीछे खींचता है। जियान। लड़का उसकी तरफ मुड़कर देखता है। वो ध्यान से समझाता है, नीचे जाते समय मेरा हाथ पकड़ लेना। ठीक है। लड़का कंफ्यूज्ड है। क्यों? माँ के तो हंसकर एक्सप्लेन करता है, ये सीढ़ियाँ, ये बहुत स्टीप और डेंजरस है। वो आज्ञाकारी होकर उसका हाथ थाम लेती है। ठीक है। वो छोटा सा हाथ उसकी हथेली में आराम से और सुरक्षित महसूस होता है। कमरे के अंदर तकाशी डांटता है, वो सच में बेकार है ना? वो जितना सोचता है उसे उतना ही गुस्सा आता है। वो औरत लड़के के पिता का इस्तेमाल करने के बाद भी ताकाशी को बुरा लग रहा है, बस ये सोचकर कि वो उस रेजिडेंट बच्चे को रोक नहीं पाई। पास बैठा सोशी हंसता है और उसे याद दिलाता है, सारा ब्लेम उस पर मत डालो। उसकी आंखें तेज हुई। वैसे भी ये सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। क्या बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए था? वो टोकता रहता है, ये तुम पर शोभा नहीं देता। तुम तो इतने रिलायबल हो। प्रकाशी नजरें फेर लेता है। आई एम सॉरी, सोजी आप भरता है और अपना टी कप मेज पर रख देता है। खैर, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारे बेटे रिधि को नीचे गिराने का ये अच्छा मौका था। वो ताकाशी को फोन दिखाता है। वो मेरी औरत बनने लायक नहीं है। उसके पास अगला प्लान तैयार है। उसे सजा मिलनी चाहिए। ताकाशी को दिलचस्पी हुई। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? कितने बेरहम हो। तुम्हारे हीलर वाला दिल कहाँ गया? चेहरा अचानक बदलता है। जाहिर है वो रिरी का चेहरा सोचता है। आखिरकार डॉक्टर्स ही गलतियां सुधारते हैं। शियान के इंसिडेंट को एक हफ्ता बीत गया। एक आदमी गिफ्ट बैग देता है, ये लो तुम्हारे लिए। रिरी के लिए गिफ्ट। वो खुशी से बैग गले लगाती है। बहुत बढ़िया, मुझे ये कब से चाहिए था। आदमी करीब आता है। रिरी, मैं पूरी कोशिश की, तो क्या मैं आज रात रुक सकता हूँ? पर वो सीधे मना कर देती है, सॉरी आज नहीं, मैं बाद में टाइम निकालूंगी, ओके। वो जल्दी से गिफ्ट लेकर ईसल शॉप पहुंच गई। बायबैक प्राइस 5 लाख येन है। सारे स्टेप्स पूरे करने के बाद री कैश लेकर बाहर निकलती है। वो मन ही मन सोचती है, पैसे, मुझे इन्हें बदलना होगा। अचानक वो सामने रखे पैसों को गौर से देखती है। रिरी क्या हिसाब लगा रही है कोई नहीं जानता। वो पैसे वापस रखने का फैसला करती है। मैं हार गया। सीन एक बार में शिफ्ट होता है। एक लड़का रिरी के कंधे पर हाथ रखता है। रिरी, क्या तुम पी रही हो? वो खुशी से जवाब देती है, ताकू तुम नशे में हो। अपने दिल में कहती है, ये पैसे मेरे हैं, मैं इसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करूंगी। अगली सुबह हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, उस मामले में हम प्रोग्रेस मॉनिटर करना जारी रखेंगे। पेशेंट बाहर चला गया। जी शुक्रिया। अचानक उसका ध्यान पेशेंट का ख्याल रखती रिरी पर गया। वो फौरन हाथ हिलाकर उसे ग्रीट करता है, हे रिरी। उसकी आंखों की चमक पूरी तरह बदल जाती है। वो रूखी है, जैसे उसे जानती ना हो। वो आदमी हैरान रह गया। पीछे से आवाज आई, क्या वो मिस्टर है? शिमिजू, नर्स री के पिता। प्रकाशी को लगा कि चीजें और इंटरेस्टिंग हो रही हैं। वो बोला, मैं आपसे जरा अकेले में बात करना चाहूंगा।
शिमिजू को इरादे समझ न आए, पर वो बात करने को मान गया। थोड़ी देर बाहर आते ही शिमिजू के चेहरे के हाव भाव बिगड़ गए। वो खड़ा नहीं हो पाया और उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। मिकी तो फौरन उसे वार्न करने दौड़ा, संभल के। शुक्र है उसने उसे सही वक्त पर पकड़ लिया। क्या आप ठीक हैं सर? शिमिजू ने एक फीकी मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ। वो जल्दी में मुड़ता है, मुझे बस चक्कर आ गई थी। मिकितो को जमीन पर फोल्डर दिखता है। सर ये आपका गिर गया था। वो प्यार से उसे उठाकर उन्हें देता है। शिमिजू जल्दी से डायग्नोसिस शीट ले लेता है। थैंक यू यंग मैन। मिकितो उसे जाते हुए अकेलेपन में देखता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कमरे में वापस आकर माकितो काम शुरू करता है। उसे शिमिजू को छूने का एहसास याद आता है। मेरे हाथों ने पक्का रिएक्ट किया। वो कंफ्यूजन में सोचता है, वो आदमी, क्या ब्रेन में प्रॉब्लम है? ढूंढने पर माकितो को मेडिकल रिकॉर्ड मिल जाता है। मिल गया, शिमासु गोइची, सेरेब्रल एन्यूरिज्म के लिए आउटपेशेंट ट्रीटमेंट। क्रॉनिक कंडीशन है। उसका चेहरा सीरियस हुआ, पर यह सीवियर नहीं लग रहा। इमरजेंसी नहीं है ना? मेकितो आह भर खुद से कहता है। जब तक वो रेगुलर चेकअप्स कराता रहेगा वो ठीक रहेगा। उसे नहीं पता था कि बाद में उसे पछतावा होगा। देर रात हो जाती है। रिरी घर लौटती है। शिमिजू आवाज देता है। रिरी वो बेबसी से अपनी गलती मानता है। तुम्हें फिर से परेशान करने के लिए सॉरी, वो चिढ़कर जवाब देती है। सुनो, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, जब मैं काम कर रही हूं तो हॉस्पिटल मत आया करो, और अगर आते भी हो मुझसे बात मत करो। मैं नहीं चाहती लोग जाने मेरे पिता इतने गिरे हुए हैं। रिरी का रिएक्शन देख शिमिजू और कुछ कहना चाहता है। मुझे माफ कर दो, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी बेबसी है। तुम मुझे कभी नहीं बताते कि तुम्हारी शिफ्ट्स कब होती हैं। रिरी शांति से फ्रिज में चीजें सहेजती है। तो तुम्हारे सिर की रिपोर्ट्स क्या रहीं? वो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा है। हालत अभी भी वैसी ही है। वो अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं हॉस्पिटल के बिल्स पे नहीं कर पाया तो वो आगे के टेस्ट नहीं कर पाएंगे। रिरी एक पल के लिए चुप हो जाती है। अच्छा, समझ गई। शिमिजू उसे गुस्से से देखता है। समझ गई? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम पैसे ट्रांसफर नहीं करने वाली हो। मैंने तुम्हें जो फैमिली सेविंग्स दी थी वो सब कहाँ गायब हो गई? ये सुनकर उसके चेहरे के भाव और भी खराब हो जाते हैं। वो फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद कर देती है। सब खत्म हो गया। माँ जब गई थी तो लगभग सब कुछ ले गई। रिरी ये कहना नहीं भूलती, वैसे भी तुम्हारी हालिया इनकम तो ना के बराबर है। शिमिजू और कहना चाहता है, पर चेहरे पर मजबूर मुस्कान आ जाती है। पर रिरी, तुम बहुत पैसे कमा रही हो ना? ताकाशी ने यही बताया था। मिस रिरी जरूर कई तरीकों से बहुत कमा रही होंगी। वो रिएक्ट करती है, तो क्या वो मेरे पैसे हैं? शिमिजू समझाता है, तुम्हारी नहीं, पर हम फैमिली हैं। रिरी भड़क जाती है। वो सोडा बॉटल उठा फर्श पर पटकती है और गुर्राती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रिरी चिल्लाई, मैंने तुम्हारी बेटी बनना नहीं चुना था। ये शब्द शिमाजू के दिल में चाकुओं से चुभते हैं। तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। वो पूरी तरह लाचार महसूस करता है। आई एम सॉरी। कांपते हुए शिमाजू गिर पड़ता है। तभी रिरी को लगा कुछ गड़बड़ है। वो सामने खड़े उस छोटे आदमी को देखती है। क्या पापा सच में इतने बुरे हैं? कहानी अतीत में जाती है। पापा सिर्फ जुए और शराब में डूबे रहना जानते थे। धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ता चला गया। इसीलिए माँ किसी और आदमी के साथ चली गई थी, है ना? तब रिरी बस एक बच्ची थी। क्या मैं बेचारी थी जिसे छोड़ दिया? उसे बहुत कुछ करना पड़ा। क्या मैं मर्दों को लुभाने वाली गंदी लड़की हूं? उसने खुद से पूछा। क्या मेरी गलती है कि सहारे के बिना जी नहीं सकी? रिरी वहीं जमी रह गई। रोने का मन तो मेरा कर रहा है। वो मुड़ती है, अपना बैग उठाती और चली जाती है। कितना अनाइन है। वो जितना सोचती है उसे उतना ही गुस्सा आता है। तुम्हें रोने का क्या हक है? अचानक रिरी बोली। हाँ सही है, आजकल मैं बहुत पैसे कमा रही हूँ। वो अमन से मुस्कुराती है। मैं तुम्हारी उम्र के आदमियों को डेट कर रही हूँ। शिमिजू ये सुन दंग रह जाता है। वो डर जाता है। मुझे मत बताना। अचानक वो पूछने के लिए उसकी तरफ भागता है, क्या तुम अपना जिस्म बेच रही हो? रिरी हाथ झटक देती है। तो क्या हुआ? वो तिरस्कार से जवाब देती है। मेरे सगे बाप के उलट वो मुझे हर जगह ले जाते हैं और बहुत पैसे देते हैं। पहले ये तुम्हारे हॉस्पिटल बिल्स के लिए था, पर अब राहत है कि मैंने पैसे देना बंद कर दिया। इतना क्या? वो मुड़ जाती है। मेरा शरीर और पैसे मेरे हैं, मैं इन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूंगी। शिमिजू आवाज देता है। री वो उसे घिनौने जीव की तरह देखती है। तुम बस मर क्यों नहीं जाते? तभी शिमिजू की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वो आत्मग्लानि में अपना सिर पकड़ लेता है। उसके अंदर हजारों कड़वे विचार उमड़ने लगते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी अपनी बेटी ऐसा काम करेगी। शिमिजू रिरी को देखता है। रिरी, उसके शब्द खंजर जैसे थे। तुम मर क्यों नहीं जाते? दरवाजा बंद होता है। वो अकेला रह जाता है। वो खुद को कोसता है। शिमिजू ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो सोचता है, मैंने अपनी बेटी के साथ क्या किया? शिमिजू उसके पीछे भागता है। री, रात बहुत हो गई है। वो अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है। सड़क पर एक बाइसिकल तेजी से आ रही है। एक आदमी फोन चलाते हुए उसे चला रहा है। शिमिजू अभी भी अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। री इंटरसेक्शन पर बाइक चलाने वाले आदमी ने शिमी को नहीं दिखा। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर वो घबराकर अपना सिर घुमाता है। राइडर बेबस महसूस कर रहा है। ध तेरे की बाइसिकल के ब्रेक्स की आवाज गूंजती है। तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। बाइसिकल राइडर में रह गया है। शिमिजू का शरीर जमीन पर गिर जाता है। आसपास के लोग देखते हैं।
क्या वो पुक्कू है? वहां अफरा तफरी मच गई। रुको, वो भाग गया। सिर्फ शिमिज़ू बचा है, जो दर्द में अपना सिर पकड़े चिल्ला रहा है। लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुलाते हैं। सर, क्या आप ठीक हैं? जल्दी 911 पर कॉल करो। रीरी शांति से पीछे मुड़कर देखती है। वो देखती है कि उसके घर के पास एक एम्बुलेंस खड़ी है। उस पर शिमिज़ू है। उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है। पापा। रीरी तेजी से आगे भागती है। उसे अचानक एहसास होता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो चुपचाप अपने पिता को देखती है। क्या सच में सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा? रीरी मन ही मन कोसती है, कमीने कहीं के। शिमिज़ू उससे प्यार से कहता है, बधाई हो रीरी, तुम नर्स बन गई हो। वो खुद को कोसता है, अपने पिता की तरह नहीं, तुम दूसरों के काम आ सकती हो। मैं सबसे बुरा पिता हूँ। वो हमेशा रीरी के लिए अच्छा चाहता था। तब वो बहुत मासूम थी। तुम हो। शिमिज़ू खुशी से मुस्कुरा देता है। डैड का गर्व और खुशी। रीरी एम्बुलेंस को जाते देख रही है। वो दांत भींच लेती है। मानने को तैयार नहीं, वो साथ ही पीछे भागती है। रीरी जल्दी एम्बुलेंस के पास पहुंचती है। शिमिज़ू अभी भी अंदर है। उसकी रफ्तार और तेज हो जाती है। वो पास जाकर पूछती है, वो मेरे पिता हैं। मेरे पिता को क्या हुआ? पैरामेडिक उसे बताता है। लगता है उन्हें किसी बाइसिकल ने टक्कर मार दी है। शिमिज़ू की हालत बिगड़ रही है। अभी कोई सीरियस बाहरी चोट नहीं दिख रही, पर रीरी सन्न रह जाती है। क्या ऐसा हो सकता है? वो कहती है, प्लीज सेव मेमोरियल हॉस्पिटल ले चलिए, मैं वहीं काम करती हूँ। पैरामेडिक सिर हिलाता है। समझ गया। रीरी अंदाजा लगाती है। क्या टक्कर से डैड के सेरेब्रल एन्यूरिज्म पर असर पड़ा होगा? क्या ये पॉसिबल है? पैरामेडिक उसे सेव हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। अगले शब्द उसे सुन्न कर देते हैं। उन्होंने मना किया। रीरी पूछती है, क्यों? पैरामेडिक बोला, उन्होंने कहा मामूली चोट वालों के लिए जगह नहीं है, दूसरा हॉस्पिटल ढूंढने को कहा है। रीरी का पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा नहीं हो सका। ये कैसे हो सकता है? वो फोन निकाल सोजी चीफ ओजावा को कॉल करती है। जवाब आने पर उसे उम्मीद की किरण दिखती है। वो घबराकर चिल्लाई, चीफ, मेरे पिता। सोजी ने उसे बीच में ही टोक दिया। क्या तुम हो रीरी? सुना तुम्हारे पिता गिर गए, पर आज मेरी शिफ्ट नहीं है।